हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमारे प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। हम बीसी के यानी कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के चैप्टर 1 के 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। हमने पहले 2 चैप्टर में डोमेन्स ऑफ बीसी के चैप्टर अपने लेक्चर नंबर 1 में और सेकेंड लेक्चर में ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ये सब कवर किया है। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और आज के लेक्चर के बाद हमारा बीसीके का बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहो तो आपको YouTube पे फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं। आपको वन शॉट भी कराया जाएगा। आपको अभी रिवीजन क्लासेस के लिए चैप्टर को डिवाइड कर करके टॉपिक वाइज ही पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपका काम हमारे YouTube की क्लासेस से चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। वन इज, आप चाहो तो दोनों ऑप्शन में से कुछ भी चूज कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन इज प्लस एंड सेकंड इज आइकॉनिक। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, वीकली टेस्ट चाहिए, गाइडेंस, प्लानिंग सब कुछ चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल बाय अ सीए फाउंडेशन कोर्स। आपके 2 ऑप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में क्या मिलेगा आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन है। आइकॉनिक में क्या मिलेगा आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए जो हमारे हर इंडियन कस्टमर को चाहिए होता है, तो आप मेरा कोड डालोगे साहिल एम एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ सूटेबल डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट नहीं चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता मेरे दोस्त, तो मेरा कोड डालिए, डिस्काउंट लीजिए और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से स्टार्ट कीजिए। हम इन बातों को पीछे छोड़कर अपने चैप्टर के मेन मुद्दे पर आते हैं। देखो, एक बार ना चैप्टर 1 को समझ लेते हैं। मैंने चैप्टर 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज डोमेन्स ऑफ बीसीके, सेकंड पार्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज एंड थर्ड एंड द लास्ट पार्ट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। लेक्चर 1 हमने कवर किया था डोमेन्स ऑफ बीसीके, सेकंड लेक्चर में कवर किया था ह्यूमन एक्टिविटीज, थर्ड पार्ट में हम आज कवर करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तीनों के तीनों पार्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? द फर्स्ट पॉइंट इज, इन तीनों पार्ट में से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दूसरा, अगर आप बीसीके को अभी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यूजुअली बच्चे बीसीके को निग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन अगर आप बीसीके को अभी स्टार्ट कर रहे हो तो एक बेस क्रिएट करने के लिए पहले चैप्टर को बहुत प्यार से ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो समझ नहीं आएगा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज क्या होती है। आज अगर आप पहली बार हमारे बीसीके की लेक्चर को देख रहे हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले पीछे जाके डोमेन्स वाला चैप्टर और ह्यूमन एक्टिविटीज के लेक्चर 1 लेक्चर 2 को देख लो, देन लेक्चर 3 को देखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि लेक्चर 3 को ही देखना है तो लेक्चर 3 देख लो भाई। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे 5 तरह के टाइप्स हैं, उन सबको हम एक एक करके सिंगल इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे बिजनेस ओनरशिप की, बिजनेस ओनरशिप क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ओनरशिप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखो, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बिजनेस का मतलब क्या है, क्या होता है बिजनेस? सिंपल सी बात है। मानो कि मैंने सोचा कि मुझे ये पेन बनाने का एक बिजनेस, एक व्यवसाय और एक काम स्टार्ट करना है, तो मैं इस पेन को बनाऊंगा। इस पेन को बनाने में एक कॉस्ट लगेगी और मैं जाके इस पेन को मार्केट में सेल करूंगा। उसको बोलेंगे सेल प्राइस, मेरी कॉस्ट को बोलेंगे जो मेरी टोटल कॉस्ट हुई है। कॉस्ट में से अगर सेल्स प्राइस में से कॉस्ट को लेस कर दूंगा तो मेरा निकल के आएगा प्रॉफिट। और बिजनेस करने का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव यही होता है, पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना और डे टू डे लाइफ में अपनी रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को फुलफिल करना। सिंपल, बहुत सिंपल बात है ये वाली, कि बिजनेस हम पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं। बिजनेस ओनरशिप यानी कि ओन, आप किसी चीज को ओन करते हो तो डेफिनेटली उसके राइट्स आपके पास हैं। अब मानो कि मेरे पास कुछ पैसा है और मैंने सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करूंगा, सो आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट, पूरी कैपिटल मैंने खुद लगाई, तो भाई डेफिनेटली ना उस बिजनेस के जो टोटल राइट्स हैं, जो उस बिजनेस की टोटल ओनरशिप है वो मेरी है। जो प्रॉफिट होगा वो मेरा, जो नफा होगा वो मेरा, जो नुकसान होगा वो मेरा, जो लॉस होगा वो मेरा, जो एसेट्स बनेगी वो मेरी, जो लायबिलिटी यानी कि देनदारी, लेनदारी जो भी होगी वो मेरी होगी, क्योंकि सारी कैपिटल, सारी इन्वेस्टमेंट मेरी। मतलब क्या है कि जो बिजनेस की ओनरशिप है
जो बिजनेस के राइट्स हैं वो सारे के सारे मेरे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल पूरी की पूरी मेरी है। सेकंड, अगर दो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पर बिजनेस के राइट्स, बिजनेस के ओनरशिप डिवाइड हो जाती है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड हो जाएगी। अगर कैपिटल डिवाइडेड है 2 लोगों में, 4 लोगों में, 10 लोगों में, तो डेफिनेटली बिजनेस की ओनरशिप भी डिवाइड होगी 2 लोगों में, 4 लोगों में, 10 लोगों में। इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट कि एग्रीमेंट में उन्होंने क्या लिखा है। तो कुछ बुकिश लैंग्वेज अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लेते हैं। दैट बिजनेस ओनरशिप अकर्स बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट्स अर्न्ड बिलोंग टू द ओनर्स। डेफिनेटली ना यार, कि कैपिटल डिपेंड करती है कि बिजनेस में आपकी कितनी हिस्सेदारी है, आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है बिजनेस में आपकी कितनी हिस्सेदारी है। देखो एक्सेप्शंस केसेस भी होते हैं, वो एग्रीमेंट में लिखा होता है। कभी कभी आपको देखने को मिला है किसी एक इंसान ने पूरी इन्वेस्टमेंट करी है और दूसरा इंसान सिर्फ बिजनेस में काम कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि जिसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस की ओनरशिप इतने पार्ट उस पर्सन की है और कुछ पार्ट या ज्यादा पार्ट, कम पार्ट, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द एग्रीमेंट कि दूसरे इंसान के कितना बिजनेस का हिस्सा मिलेगा। ये सिंपल बात है। तो जिसकी जितनी ओनरशिप है उतने ही लॉसेस और प्रॉफिट उसको बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट उतना वो एंजॉय करेगा और लॉसेस उतना वो बियर करेगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्या बिजनेस को एक अकेला इंसान स्टार्ट कर सकता है या फिर एक से ज्यादा लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं? द आंसर इज वेरी सिंपल एंड वी ऑल नो दिस थिंग दैट बिजनेस मे बी ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन और मोर देन अ सिंगल पर्सन। डेफिनेटली ना यार, अगर एक इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस की पूरी ओनरशिप एक इंसान की है। एक से ज्यादा लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस की ओनरशिप एक से ज्यादा लोगों की है। मानो आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कि मैंने बोला कि 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, तो बिजनेस की पूरी ओनरशिप मेरी है, यानी कि बिजनेस को पूरा ओन मैं करता हूं। अब 2 दोस्तों ने स्टार्ट किया, राम और श्याम ने 5-5 लाख रुपए डाले, 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया। 5 लाख रुपए एक की इन्वेस्टमेंट, 5 लाख रुपए दूसरे की इन्वेस्टमेंट, 50% ओनरशिप राम की, 50% ओनरशिप श्याम की। तो वहां पर ज्वाइंट ओनरशिप है ना, ज्वाइंटली ओनरशिप होती है, ज्वाइंटली बिजनेस को वो ओन करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात है। अगर एक बंदे ने स्टार्ट किया तो सिंगल ओनरशिप, एक से ज्यादा लोगों ने स्टार्ट किया तो मल्टीपल ओनरशिप। वेरी सिंपल। सो बिजनेस कैन बी ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन और बाय अ मोर देन अ सिंगल पर्सन। वेरी सिंपल। लेट्स टॉक अबाउट द बुकिश लैंग्वेज। अ बिजनेस मे बी ओन्ड सिंगली as a sole proprietorship concern, else it be organized as a partnership or even a large collective such as cooperative. When owned singly, if all the profit belong to a single owner, so do the losses. अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पूरा बिजनेस की ओनरशिप मेरी है, तो जो प्रॉफिट होगा वो मेरा, जो रिस्क होगा वो मेरा, जो लॉस होगा वो मेरा, यानी कि नफा मेरा, नुकसान मेरा, लेनदारी मेरी, देनदारी मेरी। बिजनेस में बाढ़ आ जाए, बिजनेस डूब जाए, घाटा हो जाए, सब कुछ जिम्मेदारी मेरी। सेम अगर एक से ज्यादा लोगों का बिजनेस पे ओनरशिप है तो जो बिजनेस में घाटा होगा, जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जो बिजनेस में लेनदारी होगी, देनदारी होगी बिजनेस की, वो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होगी या फिर डिवाइड होगी उनके शेयर के हिसाब से। सिंपल। अब हम आएंगे अपने पूरे चैप्टर के मेन मुद्दे पे कि फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरी इकोनॉमी में या पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट में कितने टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं। मेजरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपके सामने है पीली पीली पट्टियों में। 1 इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, थर्ड इज पार्टनरशिप, फोर्थ इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड फिफ्थ इज कंपनी। हम हर एक फॉर्म्स को, टाइप को सिंगल सिंगल डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं with the sole proprietorship. First is sole proprietorship. तो sole proprietorship का मतलब क्या होता है? आपके सामने एक इस मेरे प्यारे भाई की, अंग्रेज भाई की पिक्चर है। ये भाई अकेला देखो, दोनों अपने कान पे फोन लगा के बैठा है, इसके हाथ में पेपर है, यहां पे टाइम मैनेज कर रहा है, यहां पे भाई कॉफी पी रहा है, हाथ में सामान है वो मैनेज कर रहा है, यहां पे कुछ लिख भी रहा है। यानी कि एक ही इंसान बहुत सारे हाथों से सारे काम कर रहा है। अब बहुत सारे हाथ तो नहीं होते, हाथ तो 2 ही हैं, एक येरा और तो नहीं होता ना, सबके 2 ही होते हैं मेरे भाई। तो अगर आप एक बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहते हो और आपने बोला कि मैं सिंगल हैंडेडली बिजनेस को ओन करूंगा, तो एक बात समझ लो, अगर आप सिंगली इकलौते इंडिविजुअल बिजनेस को ओन करना चाहते हो, बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज बिजनेस को कंट्रोल करना, बिजनेस को ओन करना, बिजनेस को स्टार्ट करना, मार्केटिंग, पैकेजिंग, एवरीथिंग, सब कुछ आप करोगे।
देखो ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि मैंने कपड़े की दुकान खोलनी है, अकेले खोलूंगा, तो मैंने बोला मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बनूंगा, अपने अंडर लोग रख लूंगा, उनको सैलरी दूंगा, लेकिन ओनरशिप शेयर नहीं करूंगा। दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंपल समझते हैं कुछ बुकिश लैंग्वेज में। A sole proprietorship can be explained as a kind of business or an organization that is owned, controlled, operated by a single individual who is the sole beneficiary of all profit or loss and responsible for all the risk। इस एक पैराग्राफ को रटो मत, समझ लो। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता समझ आ जाएगा। सिंपल बात है यार, एक बिजनेस है, अगर उस बिजनेस को एक अकेला इंसान चला रहा है तो उसको उसमें इन्वेस्टमेंट भी वही करेगा, कैपिटल भी वही लगाएगा, उसको ओन भी करेगा, उसे कंट्रोल भी खुद करेगा, ऑपरेट भी खुद करेगा, सिंगल हैंडेडली, सिंगल इंडिविजुअल। अब अगर सारा काम एक इंसान कर रहा है तो प्रॉफिट भी उसी का होगा, लॉस भी उसी का होगा, और जो आने वाले रिस्क हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल वो अकेला इंसान ही होगा, कोई और नहीं हो सकता। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अ सोल प्रोप्राइटर इज अ इकोनॉमिक हीरो। A sole entrepreneur या sole entrepreneur is a single hero. He is a one person brand। KGF मूवी सबने देखी होगी, है ना? उसमें होता है रॉकी भाई। तो रॉकी भाई क्या बोलता है? मुझे ब्रांड बनने का है। रॉकी भाई बोलता है मुझे ब्रांड बनने का है, मुझे नॉर्मल गुंडा मवाली डॉन नहीं बनना, मुझे ब्रांड बनना है। मतलब सिंगल या सोलो प्रोप्राइटरशिप में एक जो इंसान बिजनेस करता है वो खुद ही अपने लिए एक ब्रांड है, उसके ही नाम से लोग उसकी दुकान पे आएंगे, उसके बिजनेस में आएंगे। अब देखो आपके आसपास 10 लोग होंगे जो गोलगप्पे बेचते होंगे, आपके आसपास, आपके एरिया के आसपास 10 लोग होंगे जो गोलगप्पे बेचते होंगे, वड़ा पाव बेचते होंगे, बहुत सामान खाने पीने का एकदम स्वादिष्ट सामान बेचते होंगे। लेकिन आपने उन 10 में से किसी एक को चूज कर लिया होगा कि भाई राम के छोले भटूरे खाने जाऊंगा, राम के छोले भटूरे खाने जाऊंगा। वहां पर राम एक सोल प्रोप्राइटर है जो अकेले छोले भटूरे की दुकान चला रहा है ना? उसके अंदर होता है 20 लोग काम कर रहे हो, सैलरी पे काम कर, लेकिन जो बिजनेस की ओनरशिप है वो सिर्फ अकेले राम की है। और अपने बिजनेस का ही इज द ब्रांड, राम ब्रांड है, राम के छोले भटूरे खाने जाएंगे। तो यहां पे क्या हुआ? ही इज द इकोनॉमिक हीरो ऑफ हिज बिजनेस, ही इज द ब्रांड नेम ऑफ हिज बिजनेस। सिंपल बात है। दिस इज द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। देखो, एक लोकल ग्रोसरी, एक लोकल क्लोथिंग स्टोर, एक आर्टिस्ट, एक फ्रीलांसर राइटर, एक ग्राफिक डिजाइनर, आईटी कंसल्टेंट। आपके सामने दो पिक्चर है, एक मेरा ये प्यारा भाई है, सुबह से थका हुआ बेचारा, एक हमारे सामने बैठा है लड़का, एक स्मार्ट सा मेरे जैसा, ठीक है। तो हमारा जो भाई है जिसकी ग्रोसरी की दुकान है अपनी, वो भाई ने अपनी ग्रोसरी की बिजनेस स्टार्ट किया है, ग्रोसरी की दुकान स्टार्ट करी है। वो कहता है कि भाई ये पूरी दुकान मेरी है, उस दुकान को अकेला चलाऊंगा, सोल प्रोप्राइटर हूं, दुकान में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सब मेरा होगा, सुबह से लेकर शाम तक सारा काम मैं करूंगा, दूंगा तो किसी को सैलरी दूंगा, किसी को ओनरशिप नहीं दूंगा। एक भाई ने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, चाहता तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग की नौकरी कर सकता, उसने बोला नहीं, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का एक फ्रीलांसिंग में काम करूंगा, एक सिंगल पर्सन की एक सोल प्रोप्राइटरशिप की एक स्टार्ट करूंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करूंगा, अपनी एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा अकेले। तो भाई ने ग्राफिक डिजाइनिंग की एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर करके स्टार्ट किया। तो यहां भाई अकेले बैठ के पूरे दिन अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, करनी भी चाहिए, बहुत बड़ी बिजनेस है। आईटी कंसल्टेंट, स्टाफिंग, एचआर फर्म्स, ऐसे बहुत लोग हैं जो अकेले काम करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर क्या क्या होते हैं आपके सामने देखो, बड़े बड़े एक ऐसे बॉक्स बने हैं ना, तो एक एक पॉइंट है, मैं एक एक पॉइंट को सिंगल डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है सिंगल ओनरशिप। सिंपल बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब पूरी कैपिटल मेरी है, पूरी इन्वेस्टमेंट मेरी है, तो बिजनेस की टोटल ओनरशिप भी सिर्फ मेरी होगी। सेकंड पॉइंट, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब पूरी इन्वेस्टमेंट मेरी है भाई, पूरी कैपिटल मेरी है भाई, जब पूरी ओनरशिप मेरी है, तो उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भैया मेरा ही तो होगा, तेरा थोड़ी होगा। जब बिजनेस मेरा, ओनरशिप मेरी, इन्वेस्टमेंट मेरी, कैपिटल मेरी, तो दोस्त प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी मेरा। सेल्फ प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल प्रोवाइड करनी है, मैंने कैपिटल प्रोवाइड करी है बिजनेस में, तभी तो ओनरशिप मेरी हुई है। मानो आपने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन 2 महीने के बाद आपके पास एक बड़ा ऑर्डर आ गया, तो आपको और कैपिटल चाहिए, तो आपको या तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, आप किसी से उधार मांगोगे, लेकिन यू आर दी सोल प्रोवाइडर ऑफ द कैपिटल।
You are the wholly solely a responsible person to infuse the more capital in the business. फोर्थ पॉइंट, वन मैन कंट्रोल। सारा पैसा आपका, कैपिटल आपकी, इन्वेस्टमेंट आपकी, तो पूरा बिजनेस पे कंट्रोल, यानी कि बिजनेस में क्या डिसीजन लेने हैं वो आप अकेले लोगे। क्या बेचना है, कितना बेचना है, किसको बेचना है, कब बेचना है, क्यों बेचना है। दुकान की टाइमिंग सुबह 9 से 6 होगी, 10 से 8 होगी, 10 से 4 होगी, 11 से 5 होगी, रात को 1 बजे तक दुकान खुलेगी। ये सब आप खुद डिसाइड करोगे, लेकिन गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अंडर रहकर। अब मानो गवर्नमेंट ने बोला कि सारी दुकानें 11 बजे तक इस मार्केट में बंद हो जानी चाहिए, तो बंद करनी पड़ेगी भाई। तो सोल प्रोप्राइटरशिप काम नहीं करते, लेकिन हां 11 बजे तक दुकान खोलनी है कि नहीं खोलनी, यह आपका डिसीजन है, यानी कि वन मैन कंट्रोल, यानी कि इफेक्टिव एंड फास्ट डिसीजन मेकिंग। सोल बियरर ऑफ रिस्क, सिंपल, प्रॉफिट मेरा है, लॉस मेरा है, पैसा मेरा, तो जो रिस्क है, जो अनसर्टेनिटीज हैं, यानी कि देखो यार, मानो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने में ना बहुत सारे रिस्क भी हैं। क्या पता बिजनेस ना चले, क्या पता जो मैं सामान बेच रहा हूं, मानो कि मैंने जीन्स बेचने की फैक्ट्री लगाई, मैंने 1000 जीन्स बना दी। अब जो मैंने जीन्स बनाई वो जीन्स फैशन से आउट हो गई, तो रिस्क है। शर्ट बनाई, चेक शर्ट बनाई, चेक वाली शर्ट होती है ना, से डब्बे डब्बे बने होते हैं, चेक वाली शर्ट बनाई, अभी फैशन में है, 1 महीने बाद फैशन खत्म हो गया, मेरी फैक्ट्री डूब गई। मैंने 2000 पीस बना के रखे हुए थे, इन्वेंट्री खत्म, तो वहां पर लॉस हो गया। अगर बिक जाते तो प्रॉफिट ही मेरा होता, नहीं बिके तो लॉस भी मेरा। तो रिस्क भी मेरा, प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी मेरा, क्योंकि मेरी कंपनी मेरी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझ लो क्या होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जब मानो कि मैंने बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए का एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो 20 लाख रुपए वो बैंक मुझसे वसूलने के लिए मेरे बिजनेस को छोड़ दो, मुझसे जो भी चीज रिलेटेड है, मेरी जो भी एसेट, चाहे मेरी वो गाड़ी हो, चाहे मेरा वो घर हो, चाहे मेरी वो घड़ी हो, चाहे मेरे वो कपड़े हो, वो किसी भी चीज को बेच के वसूल कर सकता है। यानी कि इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस इंडिविजुअली, तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। देयर इज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस अकेले, तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप के अंदर एग्जांपल देके अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो 2 लोग बिजनेस चला रहे हैं, तो अगर लाइबिलिटी दोनों में शेयर होगा कि भाई इतनी लाइबिलिटी तेरी, इतनी लाइबिलिटी मेरी है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। आपने किसी से पैसा उधार लिया है, तो अपने पैसे को वो वापस लेने के लिए आपकी गाड़ी बेच देगा, आपका घर बेच देगा। मतलब बैंक आपसे पैसे वसूल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। सिंपल बात हो, देखो ये वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज। सिंपल बात है, अकेले बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इफ आई कंपेयर सोल प्रोप्राइटरशिप विद द एलएलपी, पार्टनरशिप और अ कंपनी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना, फॉर्म करना इज एज कंपेयर टू वेरी इजी, आसान है, लीगल फॉर्मेलिटीज कम है। तो ये बात हो गई फीचर्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। पहला पॉइंट हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर एक इंसान अकेला सबको डिसाइड कर रहा है, अगर मेरे पास मेरा बिजनेस है, मैं सब कुछ अकेले डिसाइड कर रहा हूं, तो डिसीजन मेकिंग वुड बी वेरी फास्ट। एक इंसान डिसाइड करने वाला है, डिसीजन मेकिंग ऐसे हो जाएगी। 4 लोग डिसाइड करेंगे तो डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाएगी। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मानो मैं अकेले खाना खाने गया, मैंने जाके बोला भैया 1 नूडल्स ले आओ। अब 5 दोस्त खाना खाने गए, हाँ भाई क्या मंगाना है, नूडल्स मंगा ले, पास्ता मंगा ले, ये मंगा ले, वो मंगा ले, यार जल्दी बताओ, ऐसे परेशान मत करो। तो डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी आ गई है। तो सेम बिजनेस में होता है, अगर बिजनेस अकेला इंसान ओन करता है तो डिसीजन लेना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अगर ज्यादा पार्टनर है तो। सेकंड पॉइंट, क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यार अकेला बंदा काम करने वाला है, मेरा बिजनेस है, मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरा डाटा है, सब कुछ मेरे पास है। मानो मैं कोई एक ऐसी ड्रिंक बनाता हूं जिसे मैंने कुछ अलग तरीके का मसाला यूज किया, तो उस मसाले की इंफॉर्मेशन मेरे पास रहेगी नहीं, क्योंकि बना मैं रहा हूं, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा। तो वहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी है इंफॉर्मेशन की, कि आपका जो बिजनेस के सीक्रेट्स हैं वो सिर्फ आप ही को पता है। थर्ड पॉइंट, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना भी आसान है, बंद करना भी आसान है। लीगल फॉर्मेलिटीज, पेपर फॉर्मेलिटीज एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस काफी कम है। तो यहां पर बिजनेस खोलना भी आसान और बिजनेस बंद करना भी आसान। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जो भी करोगे, मानो आपने 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाया, खुशी होती है कि 1 लाख रुपए कमाया तेरे भाई ने, अगले महीने 5 लाख रुपए कमा लिए, तो भाई एकदम अचीवमेंट आ गई, भाई ने 5 लाख रुपए कमाए हैं, एक गाड़ी खरीदेंगे, एफडी करा देंगे,
एक बच्चे के लिए एक स्कीम खरीद लो, बाहर बैंकॉक घूमने चलो, बैंकॉक के लिए खुशी मिल जाती है बच्चों को, है ना, बैंकॉक की नाम सुन के अलग मजा आता है। तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है कि जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, है ना। डायरेक्ट इंसेंटिव, जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब एक कंपनी में आप जॉब करते हो, आपको बुलाया कि अगर आप हर महीने 20 लाख रुपए की सेल करोगे तो आपको 10% इंसेंटिव मिलेगा। अपने बिजनेस को सोचो, जितना बिजनेस में मेहनत करोगे, जितनी बिजनेस के सामान को बेचोगे, सारा प्रॉफिट खुद का है भैया, सारा प्रॉफिट अपनी जेब में। दैट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। हम आते हैं, देखो हर चीज की एडवांटेज भी है, हर चीज की डिसएडवांटेज भी है। आते हैं हम डिसएडवांटेज पे। पहला पॉइंट, लिमिटेड रिसोर्सेज। अकेला बंदा काम करने वाला है, अकेली कैपिटल डाल रहा है, अकेली इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, तो वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज है। चाहे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन 1 करोड़ रुपए लिमिटेड है ना, 1 करोड़ से 2 करोड़ तो नहीं हो सकता फटाफट, टाइम लगेगा। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सेकंड पॉइंट, लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लॉजिकल पॉइंट। मानो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 20 साल मेहनत करी, और मैंने 20 साल मेहनत करने के बाद अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं हर महीने 20 लाख रुपए कमाता हूं, लेकिन मैंने शादी नहीं करी, और मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई छोटा भाई भी नहीं है, कोई बड़ा भाई भी नहीं है, अकेला आदमी हूं। तो जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे मरने के बाद उस बिजनेस का क्या होगा, यानी कि मेरी लाइफ और मेरे बिजनेस की लाइफ बराबर हो गई। जैसे ही मैं मर जाऊंगा मेरा बिजनेस खत्म। वहीं पर अगर पार्टनरशिप की बात करूं, अगर एक इंसान, भगवान ना करे, देखो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम सब अमर हैं, सबने मरना है एक ना एक दिन। तो अगर एक पार्टनर की किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो बाकी पार्टनर डिसाइड कर लेते हैं कि नया पार्टनर लेके आना है, उसके लायबिलिटीज को खुद शेयर करनी है। तो वहां पर बिजनेस की लाइफ एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप काफी ज्यादा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर किसी मेन फाउंडर की किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो बाकी फाउंडर मिलकर बिजनेस को संभाल लेते हैं। लेकिन जब आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, तो और अगर आपके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, तो अगर इन केस अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो वहां पर आके बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं, आपकी दुकान का शटर बंद, बिजनेस खत्म। थर्ड पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये पॉइंट हम ऑलरेडी एकदम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी एंड लास्ट इज लैक ऑफ स्किल। दोनों पॉइंट एक साथ है। एक बंदा काम कर रहा है, मानो कि मैं काम कर रहा हूं। अब मानो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस की अंदर 10 चीजें हैं। हो सकता है कि 5 चीजों के अंदर बहुत बेटर हूं, मैं सेल्स में बेटर हूं, मैं मार्केटिंग के अंदर बेटर हूं, मैं कस्टमर से बात करने में बेटर हूं, लेकिन मैं सफाई करने में अच्छा नहीं हूं, मैं अपने सामान को शोपीस करने में अच्छा नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं टाइम से नहीं आता दुकान पे, मैं टाइम से दुकान बंद नहीं करता, घूमने चला जाता हूं। तो क्या है कि मैनेजेरियल स्किल अगर आप अकेले सब कुछ कर रहे हो तो वहां पर लिमिटेड हो गए, और स्किल्स भी लैक ऑफ स्किल्स है, क्योंकि एक इंसान में मेरे अंदर लिमिटेड स्किल्स हैं। अब मानो मुझे एक टेक्नोलॉजी कंपनी, मुझे एक एप्लीकेशन बनानी, मुझे एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, और मुझे कोडिंग नहीं आती, तो मेरे पास कोडिंग का स्किल नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं कोडर ले आऊंगा, भाई कोडिंग तू कर ले, मार्केटिंग मैं कर लूंगा। तो क्या हुआ, स्किल्स बिल्ड हो गए, दोनों लोगों ने मिलकर कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, कर भी सकता है, करने वाले करते भी हैं। तो लैक ऑफ स्किल्स तो फिर भी होगा ना यार, सारे स्किल्स तो आपके अंदर, फिर आप सिर्फ मैनेज कर रहे हो, जुगाड़ कर रहे हो, लेकिन आपके पास 100% स्किल नहीं है, 100% आपके पास मैनेजरियल एबिलिटी नहीं है, आपके पास स्किल्स और मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेज, उसकी डिसएडवांटेज, उसके एग्जांपल, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की। आपने कई बार देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हमारा फैमिली बिजनेस है। क्या आपने कभी सोचा कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे मानो कि मेरे फादर हैं, मानो कि मेरे फादर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे फादर का एक बिजनेस है और है भी सही। तो अगर हम अपने फादर के बिजनेस को एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की तरह रजिस्टर करवा लेते हैं, अगर हम अपने पापा के बिजनेस को एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह, एक HUF की तरह रजिस्टर कराते हैं, उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ घाटे भी हैं। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपने फादर के बिजनेस में ऑटोमेटिकली मेरी एक ओनरशिप बन जाएगी, फिर जो मेरा बेटा होगा उसकी भी ओनरशिप बन जाएगी। 3 जनरेशन तक ओनरशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है।
3 जनरेशन तक ऑटोमेटिकली ओनरशिप क्रिएट होती है। हिंदू फैमिली के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा है किसकी है ना, जैसे मेरे फादर हैं, ही इज द एल्डेस्ट पर्सन, तो ही इज द कर्ता धर्ता ऑफ दैट आर बिजनेस, आर फैमिली बिजनेस, तो ही वुड बी नोन एज द कर्ता ऑफ फैमिली बिजनेस। सारे डिसीजन मेकिंग उन्हीं के होंगे, क्या सामान बेचना है, कितना बेचना है, सब उन्हीं का होगा। प्रॉफिट लॉस सारे डिसीजंस उनके होंगे, लेकिन बिजनेस की ओनरशिप उनके बेटे की भी होगी, उनके बेटे के बेटे की भी होगी, बेटी की भी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे की है, बेटी की भी होगी, लेकिन सिर्फ 3 जनरेशन तक। 3 जनरेशन के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें ऐड वो नहीं होंगे। जैसे एक फादर ने स्टार्ट किया तो फादर के बेटे का बिजनेस हो गया, फिर उस जिसने स्टार्ट किया उसके पोते का बिजनेस भी ऑटोमेटिकली को 3 जनरेशन हो गया, यानी कि ग्रैंडफादर, सन एंड ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर, या फिर सन या फिर आपके साथ में बोलो डॉटर। देखो आपके सामने मैंने एक पिक्चर लगाई है इजीली समझाने के लिए। यहां पर 3 जनरेशन आपको देखने को मिल रही है। ये बिजनेस की गद्दी है, सारा खेल गद्दी का है ना भाई, सारा खेल गद्दी का, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी हो, चाहे वो एमएलए की गद्दी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की गद्दी, सारा खेल गद्दी का, चाहे बिजनेस की गद्दी हो। तो हमारे अंकल ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया और बोला कि हमारा फैमिली बिजनेस होगा। तो जैसे उनका बेटा पैदा हुआ, उनके बिजनेस का पार्ट बन गया। हम समझेंगे इसे आगे और डिटेल में। तो उनके बिजनेस का वो पार्ट बन गया, उस बिजनेस की ओनरशिप उसके बेटे को ऑटोमेटिकली मिल गई, यानी कि अपने फादर के बाद उस बिजनेस की पूरी ओनरशिप बेटे की होगी। फिर उस बेटे का एक और बेटा हुआ, ये हमारा छोटा भाई। ये भाई अभी पैदा हुआ है, अभी खेल रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि इसके पास बिजनेस की ओनरशिप ऑटोमेटिकली आ चुकी है। यानी कि एक ग्रैंडफादर ने बिजनेस स्टार्ट किया, सन ने बिजनेस को टेक ओवर किया और ग्रैंड सन भी उस बिजनेस का ओनर है। दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस का मतलब यही होता है, एक ट्री चलता है, ग्रैंडफादर, सन या डॉटर, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ऐसे एक ट्री चलता है। लेकिन आपको आजकल ये चीजें इजीली देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत मुश्किल है, ऐसा होता नहीं है। अब आप हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेस की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द अंबानीज। धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया। धीरू भाई अंबानी के बाद बिजनेस मुकेश अंबानी का और अनिल अंबानी का हुआ। लेकिन जैसे धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई, दोनों भाइयों में रिफ्ट आया, दोनों भाइयों में प्रॉब्लम आई और उन्होंने बिजनेस डिवाइड कर लिया। अब वो हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं रहा, क्योंकि वो डिवाइड हो चुका। अब मुकेश भाई अंबानी का अपना बिजनेस है, मुकेश भाई अंबानी का जो बेटा पैदा होगा उसका ऑटोमेटिकली बिजनेस अपना होगा, चाहे वो आकाश अंबानी है या उनकी बेटी है, उनका एक और बेटा है, तीनों की हिस्सेदारी बिजनेस के अंदर है। अब जब उनके बेटे का बेटा होगा तो उसकी भी हिस्सेदारी बिजनेस में अपने आप हो जाएगी। दिस इज द फैमिली बिजनेस। ये एक फैमिली बिजनेस का ट्री है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कुछ बुकिश लैंग्वेज। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज अ precise kind of business structure found only in India. So this is the very important point कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस सिर्फ इंडिया के अंदर पाया जाता है। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल मेथड ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर इन द नेशन। देखो अगर मैं बात करूं आजादी से पहले की, जब कोई ऐसे रूल्स, पॉलिसीज, लॉज नहीं थे, तो ये बिजनेस चलता था कि बाप ने बिजनेस स्टार्ट किया, बेटा भी बिजनेस संभालेगा, फिर जो बेटे का बेटा होगा वो बिजनेस संभालेगा। तो ऐसे 3 जनरेशन बिजनेस चलाती रहेंगी। उसके बाद भी जो लोग पैदा होंगे वो भी बिजनेस में ऐड इनडायरेक्टली होते रहते हैं, डायरेक्टली होते रहते हैं, ठीक है। मतलब 3 जनरेशन चलाती है, 3 कॉन्सिक्यूटिव जनरेशन कैन बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी, और ऑटोमेटिकली आफ्टर द बर्थ इन द हिंदू फैमिली दे बिकेम द मेंबर ऑफ द कंपनी। द सोर्स ऑफ मेंबरशिप in the company is birth in a family and 3 consecutive generations can be members of a company। मतलब आपको उस कंपनी का मेंबर बनने के लिए सिर्फ जन्म लेना, यानी कि बर्थ लेना है। बर्थ लेते ही आप उस कंपनी के मेंबर बन जाओगे ऑटोमेटिकली, और 3 कॉन्जिक्यूटिव जनरेशंस बिजनेस की मेंबर बन सकती हैं ऑटोमेटिकली सिर्फ बर्थ लेके। तो इस पॉइंट को याद रखना जरूरी, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट, तो काफी ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज formed by birth in a Hindu family। अब हिंदू फैमिली से मतलब सिर्फ मेरा हिंदू नहीं है, जो लोग हिंदू हैं, हिंदू के अंदर बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी आते हैं।
तो बुद्धिस्ट, जैन और सिख भी हिंदू फैमिली के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की तरह फॉर्मेशनल बिजनेस को कर सकते हैं। बाय अ बर्थ, जैसे ही आप फैमिली के अंदर पैदा होते हो आप ऑटोमेटिकली बिजनेस के मेंबर बन जाते हो। इसको आप अगर टेक्निकल नहीं समझोगे ना, तो अगर सिंपल समझोगे कि एक इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसने शादी करी, उसकी शादी से उसका एक बेटा हुआ। अब उसके बिजनेस में, उसके बाद उस बिजनेस को उसका बेटा संभालेगा या फिर उसके साथ उसका बेटा संभालेगा। और आपने देखा भी होगा कि एक इंसान ने एक दुकान खोली, उसने शादी करी, शादी करके उसका बेटा हुआ, बेटे को उसने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और उसका बोला कि अब दुकान पे बेटा मेरे साथ दुकान पे बैठना चालू करो, मेरे साथ दुकान पे बैठना चालू करो। तो दुकान पे बैठना चालू हुआ। धीरे 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 देखने को क्या मिलता है कि जिस इंसान ने दुकान स्टार्ट करी थी वो धीरे धीरे रिटायर हो जाता है और जो उसका बेटा है वो दुकान का एक नया मालिक बन जाता है। फिर उसके बेटे की शादी हुई, फिर बेटे की शादी से एक और बेटा या बेटी हुई। फिर उसने बोला कि उसने उसके बेटे को या बेटी को पढ़ाया लिखाया और बोला कि बेटा अब हमारा ये बिजनेस है, आप बिजनेस को ज्वाइन करो और हमारे साथ बिजनेस को संभालो, क्योंकि बिजनेस को संभालना बहुत जरूरी। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपके दादाजी ने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो बिजनेस खत्म। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। तो फिर देखने को मिला है कि उसका बेटा या उसकी बेटी बिजनेस को टेक ओवर नहीं करेंगे। डोंट बी नेगेटिव हियर, बिजनेस को मैनेज करेंगे, टेक ओवर नहीं, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने बिजनेस को मैनेज किया, अपने फादर की हेल्प करी और धीरे धीरे जब उनके पिताजी बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो उन्होंने बिजनेस को संभाला। फिर उनका बेटा या बेटी होगी, फिर वो बिजनेस को संभालेगी। यहां पर एक ट्विस्ट है कि जब मानो कि एक फादर ने अपनी बेटी को बोला कि अब बिजनेस आप संभालो, और जब उस बेटी की शादी हो गई तो रूल्स बदल जाते हैं। तो फिर एक लीनिएज चेंज हो गई, तो वहां पर फिर रूल्स चेंज हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है आपका, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स इन द फैमिली, 2 मेल मेंबर इन द फैमिली टू फॉर्म अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 2 लोग कम से कम चाहिए एक बिजनेस को एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रजिस्टर करने के लिए। मानो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं जाके बोलूं कि मेरे को इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की तरह रजिस्टर करना है, फॉर्म करना। उन्होंने बोला बेटा पहले जाके फैमिली बना तो ले, शादी तो कर ले, कैसे करेगा? मैंने कहा हाँ ये तो भूल ही गया, ये तो भूल ही गया मैं कि शादी करूंगा तभी तो बनेगी फैमिली बिजनेस। अभी तो मेरा बिजनेस है। मैंने शादी कर ली, मेरा बेटा हो गया, मेरा बेटा बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएट करके एमबीए करके, मैंने बोला बिजनेस कब आप संभालोगे? तो मेरे बेटे ने बोला कि पापा बिजनेस को हिंदू फैमिली की तरह रजिस्टर करते हैं, फॉर्म करते हैं। मैंने कहा चल ठीक है रजिस्टर करा के आते हैं। हम गए, रजिस्टर कराया, बात छुट्टी। अब वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बन गया कि अब मेरे बेटे का जो बेटा होगा हमारे बिजनेस को संभालेगा, उसका बेटा हमारे बिजनेस को संभालेगा, ऐसे चलता रहेगा खेल। तो कम से कम 2 मेल मेंबर, ये बात ध्यान रखना, कम से कम 2 मेल मेंबर चाहिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि मेल क्यों चाहिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। लड़की हमारे घर में जैसे कोई बेटी होती है, मानो मेरी बेटी होती है, अब बेटी की शादी हो जाएगी, जैसे ही बेटी की शादी होगी और बेटी दूसरे घर जाएगी तो एक लीनिएज चेंज हो जाता है, एक लीनिएज चेंज हो जाएगा। तो वहां पर इसीलिए 2 मेल मेंबर रखा गया है कि बाद में जाके डिस्प्यूट ना हो, इश्यूज क्रिएट ना हो, चीजें बड़ी सिंपल रहें। तो 2 मेल मेंबर चाहिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फॉर्म करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज द फैमिली मेंबर्स आर द ऑटोमेटिक को ओनर बाय बर्थ। जैसे ही आप जन्म लोगे ऑटोमेटिकली को ओनर बन जाओगे, एंड इन दैट केस दैट को ओनर्स आर नोन एज को पार्सनर्स। को पार्सनर्स या को पार्सनर्स जो चाहे बोल लो, लेकिन इन टर्म्स को आपने याद रखना है कि को पार्सनर्स रिलेटेड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से। ऐसे एमसीक्यूज पूछ जाएंगे कि को पार्सनर्स टर्म इज रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से आपको एक चूज करना होगा। राइट आंसर होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट इज कर्ता इज द पर्सन हु हैज फुल कंट्रोल ओवर द HUF बिजनेस, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। कर्ता कौन है? कर्ता इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस। कर्ता इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस। मानो कि हमारे ग्रैंडफादर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पापा भी बिजनेस में हैं, उनके बाद मैं ही बिजनेस, हम तीनों बिजनेस को संभाल रहे हैं। लेकिन कर्ता कौन होगा? जब तक मेरे दादाजी जिंदा हैं, जब तक मेरे ग्रैंडफादर जिंदा हैं, बिजनेस को संभाल रहे हैं,
तब तक ही विल बी द कर्ता ऑफ आर हिंदू फैमिली बिजनेस। जब उनकी मृत्यु होगी, जब उनकी डेथ हो जाएगी, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद माई फादर बिकेम द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आर फैमिली बिजनेस एंड ही विल बी नोन एज द कर्ता ऑफ आर बिजनेस। तो कर्ता का मतलब क्या है? कर्ता इज द एल्डेस्ट पर्सन ऑफ इन द फैमिली बिजनेस, ही इज द कर्ता। कर्ता इज हैज द फुल कंट्रोल ओवर द HUF बिजनेस। जब तक कर्ता है, चाहे आपके फादर हो चाहे वो ग्रैंड फादर हो, पूरा कंट्रोल कर्ता का रहेगा हिंदू फैमिली बिजनेस पे। आपसे एडवाइस लिया सकती है, आप एडवाइस दे सकते हो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो डिसीजन कौन लेगा? वो कर्ता लेगा। आपसे एडवाइस ली जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी, आप उनसे लड़ सकते हो, उनसे कुछ भी कर सकते हो, बुरा मान सकते हो, 4 दिन खाना नहीं खाओगे, घर छोड़ के चले जाओगे, लेकिन डिसीजन कर्ता खुद लेगा। चाहे किसी भी इंफ्लुएंस मिले, किसी भी प्रेशर मिले, लेकिन बिजनेस का जो डिसीजन होगा वो कर्ता खुद लेगा। देयर इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, देयर इज अ limited liability of all the members or co-partners in the HUF business, but the कर्ता has the unlimited liability। दो तरह के लोग होंगे बिजनेस में, एक तो कर्ता who is the eldest member of the family business and second are the other member। जैसे कि आपके पिताजी, मानो कि आपके ग्रैंडफादर बिजनेस संभाल रहे हैं, योर दादाजी इज द कर्ता ऑफ द बिजनेस, तो आपके पिताजी, आपका एक और भाई, आपकी बहन, जब तक बिजनेस के अंदर हो, you are the co-partner in the business, so you have the limited liability, but your karta, your dadaji has the unlimited liability। so कर्ता की liability unlimited होगी, लेकिन other member की liability limited होगी। unlimited liability का मतलब यह है कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई उधार लिया है, लोन लिया है, तो आपकी कर्ता की liability unlimited है। कर्ता के गाड़ी बेचकर, घर बेचकर, कुछ भी बेचकर आपको liability को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन वो सब को पार्टनर को नहीं करना पड़ा, क्योंकि सारे डिसीजन कर्ता खुद ले रहा है। अब मानो कर्ता ने डिसाइड किया कि मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, और 50 लाख का लोन लेके उन्होंने पैसे को आग लगा दी। अब बच्चों की तो गलती नहीं है ना, इसमें गलती किसकी है? गलती वहां पर कर्ता की, तो कर्ता ही उसको भुगतेगा, बच्चे को पार्टनर नहीं भुगतेंगे। आफ्टर द कर्ता इज डिसीज्ड, द वेरी नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स द पोजीशन ऑफ कर्ता। यानी कि एक फैमिली में ग्रैंडफादर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद ग्रैंडफादर के बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, तो मानो किसी वजह से ग्रैंडफादर की मृत्यु हो जाती है, या ग्रैंडफादर बोलता है कि अब मैं बिजनेस को छोड़ रहा हूं, अब मुझे भगवान का नाम लेने के लिए वृंदावन जाना है, अब मेरा बिजनेस में कुछ लेना देना नहीं है, मैं बिजनेस को छोड़ रहा हूं। तो उसके बाद द नेक्स्ट कर्ता वुड बी द सन ऑफ द कर्ता, यानी कि द एल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली बिजनेस विल बी द कर्ता ऑफ दैट बिजनेस। तो कर्ता कौन होगा? कर्ता विल बी द एल्डेस्ट फैमिली मेंबर इन द फैमिली बिजनेस इज द कर्ता ऑफ दैट बिजनेस। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, को पार्ट्स यानी कि अदर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है। इन फीचर्स को याद कर लेना, समझ लेना, इनमें से कई एमसीक्यूज बन सकते हैं, हर एक लाइन से एक एमसीक्यू बनेगा। नेक्स्ट बात करेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ HUF। एन HUF इज क्रिएटेड बाय अ लॉ एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पर्सन। ऐसा नहीं मैंने आज बोल दिया कि हम अपने बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, नहीं, हमें उस बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा एज पर द लॉ। हमने HUF को फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि फैमिली बिजनेस को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को फॉर्म करना पड़ेगा एज पर द रूल्स एंड पॉलिसीज, एज पर द लॉ, कानून के मुताबिक हमें उसकी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, एन HUF इंजॉय अ सेपरेट एंटिटी स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक अलग स्पेशल स्टेटस, स्पेशल एंटिटी बनाई गई है। जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे वो इनकम टैक्स के हो, कॉर्पोरेट टैक्स के हो, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, अगर वो रिलेटेड है HUF से, तो HUF के लिए एक सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो इनकम टैक्स में HUF के लिए एक लीगल एस्पेक्ट सेपरेट एंटिटी बनाई गई है। इन दोनों पॉइंट को याद कर लीजिए। नेक्स्ट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द कर्ता, तो डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी। लेकिन इफ आई कंपेयर द डिसीजन मेकिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द HUF, वहां पर क्विकली डिसीजन लिए जाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में एज कंपेयर टू HUF बिजनेस। सेकंड, कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिल्कुल है ना, पहले दादाजी का बिजनेस है, दादाजी नहीं रहेंगे तो बेटा करेगा, बेटे का बेटा करेगा, बेटे का बेटा करेगा, यानी कि लीनिएज बिजनेस चलाएगी। ऐसा नहीं है
कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे बिजनेस के बाद कोई है ही नहीं, मेरे बाद मेरा बेटा देखेगा, उसके बाद मेरे बेटे का बेटा देखेगा। तो एक एग्जिस्टेंस रहेगी कॉन्टिन्यूस लेवल पे, बिजनेस की एग्जिस्टेंस रहेगी। बिजनेस मेरे मरने के बाद बंद नहीं हो जाएगा। या मानो कि मैं बीमार पड़ गया, तो ये नहीं कि दुकान बंद पड़ गया 3 महीने, मेरा बेटा संभाल रहा है, उसका बेटा संभाल रहा है। तो वहां पर क्या हो गया, एक लीनिएज है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर हैं एक्सेप्ट दी कर्ता ऑफ द बिजनेस, को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। सो दिस इज द एडवांटेज। सेकंड, एक्सपेंडेड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका एक ब्लड रिलेशन भी है। तो आपस में जितनी भी लड़ाई आप कर लो, भाई भाई की, बाप बेटे की, जितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन अगर बाहर वाला कोई आ जाएगा तो बाहर वाले सब मिलकर लड़ेंगे। कहते हैं कि घर की लड़ाई घर में रहनी चाहिए। अगर बाहर वाला कोई आके ऐसे उंगली कर रहा है तो उसकी उंगली तोड़ दो। ये बातें बेटा याद रखना, ये बातें जिंदगी में ना आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। आपके घर में कोई डिस्प्यूट है, आपके अपने भाई से नहीं बनती, आपके अपने फादर से नहीं बनती। भगवान करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लाइफ के अंदर मोड़ आ जाता है। लाइफ क्योंकि बहुत बड़ी है। तो अगर कोई बाहर का इंसान आके आपके बीच में वो चाबी भरने का ट्राई करे, माचिस की तरह तिल्ली लगाने का ट्राई करे, तो वो चाबी उसी के अंदर भर दो और बोलो बेटा ये हमारे आपस की बात है, बाहर निकल जा। तो लॉयल्टी और कोऑपरेशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जो सीक्रेट्स हैं, कोई इंफॉर्मेशन है, टैक्स की इंफॉर्मेशन, कोई लीगल इंफॉर्मेशन, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट की इंफॉर्मेशन, वो फैमिली मेंबर के अंदर ही रही। क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने इस बिजनेस को बाहर किसी के साथ शेयर किया तो उसका पूरा इफेक्ट पूरी फैमिली के साथ साथ बिजनेस पे पड़ेगा। तो मतलब बिजनेस की जब बात आएगी, फैमिली की बात आएगी, तो हमने एक हो जाना है। आपस में लड़ते मरते रहो, कोई दिक्कत, लेकिन बाहर वाला कोई मजे ना ले सके आके, बाहर वाले को मजे नहीं देने, आपस में जो मर्जी कर लो। लास्ट इज इजी एंट्री इन द बिजनेस। सिंपल है ना यार। मानो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे बेटे को क्या करना बिजनेस में आने के लिए, सिर्फ पैदा ही तो होना, पैदा होते ही बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। तो देयर इज अ इजी एंट्री इन द बिजनेस। पार्टनरशिप में आपको सिग्नेचर करने हैं, प्रॉफिट शेयरिंग बटेगी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, 1000 चीजें। लेकिन HUF बिजनेस के अंदर सिर्फ आपको पैदा होना और आप बिजनेस के मेंबर बन गए कि बेटा पैदा हो जा, इतना काम कर ले, बाकी तेरे दादा तेरे पापा काम तेरे लिए कर चुके हैं, बस अब बड़ा हो, बिजनेस संभाल और लाइफ में मौज ले। दिस इज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एंड आई एम रियली अ फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस। क्योंकि ऐसे बिजनेस लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं, ऐसे बिजनेस लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं। और आप ऐसे बिजनेस को कंपनी में और लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट भी करते हो आगे जाके। लेकिन स्टार्टिंग अगर आप देखोगे ना, किसी भी बड़े बिजनेस की स्टार्टिंग एक हिंदू फैमिली बिजनेस से ही स्टार्ट होती है। सेकंड बात करेंगे डिसएडवांटेज की, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि यहां फैमिली की बात हो रही है, जो रिसोर्सेज हैं वो फैमिली प्रोवाइड कर रही है, तो यहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। मानो फैमिली के पास 50 करोड़ रुपए है, लेकिन 50 करोड़ रुपए है ना, 50 के 70 तो नहीं हो जाएंगे अपने आप, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, 50 करोड़ लिमिटेड है। सेकंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। हमने एक बात समझी, देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स, को मेंबर की लायबिलिटीज लिमिटेड है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले कर्ता फेस करे, क्योंकि एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द कर्ता ओनली, एवरीथिंग इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कर्ता ओनली। तो को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, लैक ऑफ नॉलेज। मानो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे बिजनेस में मेरा बेटा भी इन्वॉल्व है, उसका बेटा भी इन्वॉल्व है, 3 लोग मिलकर, 3 जनरेशन मिलकर बिजनेस चला रही हैं। फिर भी 3 लोगों की तो मैनेजरियल स्किल काम कर रही है, 3 लोगों की नॉलेज तो काम कर रही है, बहुत सारे लोगों की नॉलेज काम नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात करूं, फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है, कर्ता हु इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, उनकी ही मैनेजरियल स्किल मेन काम करती है, वो अपनी ही चलाते हैं। बड़े हैं ना यार, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे अंदर सिखाया जाता है, हिंदू फैमिली में सिखाया गया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो। अपने साथ जो मर्जी दुर्गति हो जाए, लेकिन पिताजी को, दादाजी को बुरा नहीं लगना चाहिए, कुछ उनकी आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, उनकी लाइफ बढ़िया चलनी चाहिए, उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम देख लेंगे, हमारी लाइफ बहुत है, हम देख लेंगे। तो हमें क्या सिखाया जाता है कि जो वो कह रहे हैं सही है, आज दाल बनेगी तो दाल बनेगी, आज बिजनेस में छुट्टी करनी है, बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करना, जो बड़े कह रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो वहां पर
मैनेजरियल स्किल्स और नॉलेज की एक लैक देखने को मिलती है। बट मैं फिर भी बोलूंगा एडवांटेजेस ज्यादा है एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में देखें और एचयूएफ में देखें तो एचयूएफ में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंसान सारे डिसीजन ले रहा है, किसी की एडवाइस नहीं ले रहा, किसी से बात नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मानो मेरे पापा का बिजनेस है, अगर मुझसे वो एडवाइस लेंगे, मैं उनको कुछ एडवाइस हमेशा अच्छे के लिए करूंगा, बुरे के लिए नहीं करूंगा कि पापा ऐसा नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं। तो वो कहेंगे हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है तू, ये बात मेरे माइंड में क्यों नहीं आई? बिकॉज हमारा दिमाग क्या है ना, लिमिटेड है। हम एक तरीके से ही सोच सकते हैं, हम एक तरीके से ही सोच सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से नहीं सोच सकते। इसका एग्जांपल समझो कि मानो कि आपके पापा ने 20 साल पहले एक कपड़े की दुकान स्टार्ट करी, उनको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो आपने बोला पापा मार्केटिंग तो आप बड़े बड़े पोस्टर तो लगा रहे हो, लेकिन 1 लाख रुपए में डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। आपने बोला हाँ यार ये तो मुझे नहीं आता, ये तू कर ले। तो यहां पर क्या हुआ, नॉलेज इंक्रीज हो गई। हाँ, अगर मैं कंपनी से कंपेयर करूं, अगर मैं आपको एलएलपी से कंपेयर करूं, पार्टनरशिप से कंपेयर करूं, तो यहां पर लैक ऑफ नॉलेज देखने को मिलेगी। लेकिन मैं सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करूंगा तो यहां पर नॉलेज और मैनेजरियल स्किल थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं। सबसे मेजर पॉइंट, सबसे खराब पॉइंट इस तरह के बिजनेस का क्या है कि बहुत तरह से फैमिली डिस्प्यूट्स देखने को मिले हैं। अब बड़े बड़े देख लो, अंबानी देख लो, टाटा देख लो। टाटा कंपनी को हम मानते हैं कि दे ऑलवेज थिंक अबाउट द सोशल वेलफेयर, बट वहां पर भी डिस्प्यूट देखने को मिले हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनी देखोगे ना दुनिया में, आपको सोशल डिस्प्यूट्स जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से ब्लड रिलेशन में है। सबका एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, ईगो, एटीट्यूड कहीं ना कहीं मैच कर जाता है। सब लोग एक घर में रह रहे हो, तो जब हम एक घर में रहते हैं तो बर्तन आपस में खन खन खनकते भी तो हैं, तो आपस में लड़ाई भी होगी। जो लड़ाई घर में होगी उसका इफेक्ट बिजनेस में पड़ेगा। तो फैमिली डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम इस बात को समझ लें कि हमने अपने बिजनेस में डिस्प्यूट से बचना है, तो मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया बिजनेस का तरीका कोई भी नहीं है। अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो हिंदू फैमिली बिजनेस को आप अपनाओ, साथ मिलकर काम करो और बिजनेस को आप बहुत ग्रो कर सकते हो। देयर आर अनलिमिटेड चांसेस, द स्काई इज द लिमिटेड फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। अब हम आगे बात करेंगे हमारे थर्ड तरीके की, दैट इज पार्टनरशिप। हमने अभी तक 3 चीजें समझ ली हैं। वन इज हम सोल प्रोप्राइटरशिप, हम एचयूएफ बिजनेस समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप। लेट्स टॉक अबाउट द पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप में तो आपको मैं क्या समझाऊंगा, पार्टनरशिप में बहुत सिंपल पॉइंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया, ओन, कंट्रोल, मैनेज सब खुद कर रहा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक फैमिली का बिजनेस है, सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसने बिजनेस ज्वाइन किया, उसका बेटा पैदा हुआ, उसने बिजनेस ज्वाइन किया। एक लीनिएज, एक ब्लड लीनिएज चल रही है, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। फिर एक नया फॉर्म बिजनेस आया, दैट इज पार्टनरशिप। इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मानो मैं कॉलेज में हूं, हम कॉलेज में 5 दोस्त हैं। हम 5 दोस्तों में से हमने बैठे एक बार कि चल यार अब 3rd ईयर आ गया कॉलेज का, लेट्स टॉक अबाउट द करियर, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर, सब बात करते हैं ऐसे। 2 लोगों ने बोला कि मैं तो कनाडा मास्टर्स करने जा रहा हूं। एक ने बोला मैं पापा का बिजनेस ज्वाइन करूंगा, हिंदू फैमिली बिजनेस वाली बात आ गई। 2 लोगों ने बोला यार मेरा अपना बिजनेस करने का मन है, राम और श्याम। राम और श्याम ने बोला कि यार मेरा तो बिजनेस करने का मन है। तो राम और श्याम ने सोचा कि यार हम दोनों दोस्त भी हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं, तो क्यों नहीं हम एक बिजनेस साथ में स्टार्ट करें। तो राम और श्याम ने सोचा कि दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया, वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। थोड़े थोड़े पैसे कहीं से जुगाड़ करते हैं, पापा से मांग लेंगे, मम्मी से मांग लेंगे, सेविंग लगा देंगे। तो 2-2 लाख रुपए दोनों ने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस। और 2 लाख रुपए राम ने लगाए, 2 लाख रुपए श्याम ने लगाए। राम और श्याम ने 2-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, कैपिटल लगा के, टोटल कैपिटल 4 लाख की लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि ठीक है यार अब अगर मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लेते हैं।
एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 50% इन्वेस्टमेंट तेरी है, 50% इन्वेस्टमेंट मेरी है, 50% प्रॉफिट तेरा रहेगा, 50% प्रॉफिट मेरा रहेगा, 50% लॉस तेरा रहेगा, 50% लॉस मेरा रहेगा, रिस्क भी हम आधा आधा डिवाइड करेंगे। राम ने बोला एकदम करेक्ट, श्याम ने बोला एकदम करेक्ट। दोनों ने एकदम बढ़िया तरीके से हाँ में हाँ मिला एक दूसरे के, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया कि वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड इन दिस बिजनेस वी आर ओन दी इक्वल पार्टनर, वी आर इक्वल पार्टनर इन दिस बिजनेस एंड हम इस बिजनेस को 50-50% ओन करते हैं क्योंकि दोनों ने 50-50% इन्वेस्ट किया। दैट इज पार्टनरशिप। जब दो लोग साथ मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। जैसे आप देखो दो भाई खड़े हैं, दो दोस्त खड़े हैं ना, यहां पे ये दो खड़े हैं यहां, एक पर्सन राम, ही इज श्याम। तो दोनों ने हाथ मिलाया कि बेटा आ जाओ, आज से हम सिर्फ दोस्त नहीं बिजनेस पार्टनर हैं। तो उन्होंने पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो आइए कुछ बुक लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप इंप्लाइज कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेज इन अ बिजनेस। ये समझ लो, समझ आ जाएगा पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि अब सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस की ओनरशिप है, बिजनेस कैपिटल सारी एक बंदे ने लगाई, बिजनेस को ओन भी एक ही बंदा करता है। लेकिन पार्टनरशिप में कैपिटल डिवाइड होकर लगी है, आधी आधी लगी है, तो जो प्रॉफिट बिजनेस की ओनरशिप है उसको भी दो लोग आपस में शेयर करते हैं। दैट इज ओनरशिप डिवाइड हो गई, डिवाइड ओनरशिप है ना, मल्टीपल ओनरशिप हो गया, दैट इज पार्टनरशिप। अब एक होती है पार्टनरशिप डीड, इसको समझना बहुत जरूरी। मैंने आपसे बात करी कि भाई पार्टनरशिप करने के लिए एक एग्रीमेंट बनता है कि भाई दो लोग पार्टनर बन रहे हैं, ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस का नाम ये होगा, बिजनेस में ये आप प्रोडक्ट बेचोगे, इतना इन्वेस्टमेंट भाई ने करी है, इतनी इन्वेस्टमेंट इस भाई ने करी है, इतनी इन्वेस्टमेंट राम ने करी है, इतनी इन्वेस्टमेंट श्याम ने करी है, इतना प्रॉफिट में 50-50% दोनों का है, लॉस में दोनों का है, रिस्क में दोनों का, यानी कि प्रॉफिट आए, रिस्क आए, लॉस आए, 50-50% दोनों का रेशो है। सिंपल। तो यहां पर क्या हुआ, इस चीज को हम एक एग्रीमेंट में लिखकर दोनों से साइन कराते हैं, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। देखो यहां पे आपको दिख रहा है, दिस इज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विच इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। यहां पर आप सिग्नेचर करते हो, यहां पर आपकी स्टैंप लगती है कोर्ट की, देखो स्टैंप लग गई, अब आपका बिजनेस की पार्टनरशिप क्रिएट हो चुकी है। पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो चुका है। जो भी इस डीड पे लिखा है आपके बिजनेस में, सारा काम लीगली इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही होगा। इट मे बी वर्बल और रिटन। तो पढ़ते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ कॉल्ड डीड इज द एसेंस ऑफ अ पार्टनरशिप, कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। डीड में भी वर्बल और रिटन, यानी कि आप बोल के भी कर सकते हो, रिटन भी कर सकते हो। इंडिया में मोस्टली आपको रिटन डीड्स दिखेंगे, रिटन एक एग्रीमेंट दिखेगा। वर्बल में बहुत दिक्कत होती है, वर्बल में फिर कोर्ट में क्या आप साबित करोगे। रिटन में क्या है, जो लिखा है ना भाई वो सच है। द डीड मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दिस इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर करते हो। पार्टनरशिप डीड आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर होती है। जैसे ही पार्टनरशिप डीड पे आप साइन करोगे, आप पार्टनर बन गए, आपकी एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो गई। अब पैसा कमाओ, धंधा करो, एकदम फुल अपना गाड़ी वाड़ी खरीदो, घर खरीदो, बंगला दुनिया खरीद लो, घर खरीद लो, दिल्ली खरीद लो, इंडिया जो मर्जी जाए खरीद लो, जो मन करे वो खरीद लो, सब कुछ पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है दोस्त, दिस इज पार्टनरशिप डीड। लेट्स टॉक अबाउट द, देखो यहां पे ना ये गलत लिखा हुआ, यहां पर गलत लिख दिया, दिस इज नॉट HUF, दिस इज नॉट HUF, दिस इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। गलत लिखा है HUF, दिस इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। द फर्स्ट फीचर इज एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। किसी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए दो पार्टनर या दो से ज्यादा जो पार्टनर हैं, मतलब अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक दो पार्टनर है, तीन है, चार है, पांच में, सब में एक एग्रीमेंट साइन होगा। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है किसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, कितना प्रॉफिट की ओनरशिप, मतलब कंपनी की पूरी पार्टनरशिप में जो ओनरशिप है, कौन कितना बिजनेस को ओन करता है। जैसे कि मानो कि राम, श्याम, रोहित, सोनाली, प्रिया, ये पांच लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, पांच लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी कुछ कुछ रुपए की, तो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग वो बिजनेस को कुछ परसेंटेज ओन करेंगी। सिंपल सी बात है, ये एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा, बिना एग्रीमेंट के काम नहीं होगा। सेकंड, टू और मोर पर्सन। एक सिंगल इंसान, एक एकलौता आदमी सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकता है, लेकिन एक सिंगल इंसान एक पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता।
पार्टनरशिप का मतलब यह है कि वहां पे जब एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। या तो दो लोग होंगे या दो से ज्यादा लोग होंगे। सेकंड, थर्ड इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर आप बिजनेस को मल्टीपल लोग बिजनेस को ओन करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट शेयर भी होगा, लॉसेस भी शेयर होंगे, रिस्क भी शेयर होगा, सब कुछ शेयर होकर काम चलेगा और सारी बात एग्रीमेंट के अंदर लिखी होगी। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्वाइट वाइड। यूजुअली देखा गया है कि पार्टनरशिप के अंदर जो लोग पार्टनरशिप में आते हैं उनका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव छोटा नहीं होता, काफी बड़ा होता है। कि 4 लोग पार्टनर हैं, भाई आप मार्केटिंग संभालोगे, आप ऑपरेशन संभालोगे, आप फाइनेंस संभालोगे, मैं तुम तीनों को संभालूंगा। तो यहां पे एक वाइड ऑब्जेक्टिव है। वाइड ऑब्जेक्टिव का अगर मैं एक सिंगल पॉइंट बिंदु पकड़ूं, एक आंसर निकला, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बहुत बड़े सपने, बहुत बड़े ड्रीम होंगे कि आईपीओ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरी दुनिया बिजनेस फैला देंगे, सबको अपना सामान बेच देंगे, एकदम मजा आ जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। ये होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव वाइड, मोस्टली पार्टनरशिप के अंदर। नेक्स्ट इज म्यूचुअल बिजनेस एंड कॉमन इंटरेस्ट। जितने भी पार्टनर हैं उन सबका इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव सेम होता है। 10 पार्टनर हैं तो 10 लोगों का ऑब्जेक्टिव एक ही रहेगा कि एक कंपनी को, हमारी कंपनी को ग्रो करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है। किसी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि भाई किसी का ऑब्जेक्टिव कुछ हो रहा है, किसी का ऑब्जेक्टिव कुछ। हाँ, फंक्शंस, लोग काम अलग अलग जरूर करें, कोई मार्केटिंग करेगा, कोई बिजनेस, कोई ऑपरेशन देखेगा, कोई फाइनेंस देखेगा, कोई पैकेजिंग देखेगा, कोई लॉजिस्टिक देखेगा, लेकिन सबका कॉमन इंटरेस्ट एक ही होगा कि अपने ब्रांड को, अपनी कंपनी को ग्रो करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना। यह होगा हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यह बात बहुत ध्यान से समझनी होगी। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। राम और श्याम को लेके समझते हैं। राम और श्याम ने 2020 में एक बिजनेस स्टार्ट किया, 2-2 लाख रुपए डालकर। 2022 में बिजनेस गजब ग्रो कर गया, एक ऑफिस भी खोल लिया, 2 गाड़ी भी खरीद ली, 200 लोग नीचे काम भी कर रहे हैं, लॉटरी लग गई, मजा आ गया। लेकिन शाम को कुछ जरूरत पड़ी और शाम ने बिना राम को बताए एक 5 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। अब शाम उस लोन को नहीं लौटा पा रहा, तो जो बैंक वाले लोग हैं ना, वो राम के पास भी आए। उसने बोला कि देखो, आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी कि जो गलत काम या फिर रॉन्ग डूइंग बोले आपके दूसरे पार्टनर ने करी है, उसके लिए आप भी जिम्मेदार हो, उसके लिए आप भी जिम्मेदार हो। इसलिए हमेशा पार्टनरशिप उन लोगों के साथ करनी चाहिए जिन पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर ट्रस्ट मत करो, सब कुछ आंखें खोलकर करो, ऑडिट करवाओ। आपके सिंगल भी इंडिविजुअल ऑडिट भी होने चाहिए कि आपको हर साल पता लगे कि राम की लायबिलिटी कितनी है, श्याम की लायबिलिटी कितनी है, तो आप उस लायबिलिटी को सोल्व करोगे। अगर आपको बिना बताए, राम को बिना बताए श्याम ने 5 करोड़ का लोन लिया और लोन लेके भाग गया, तो बैंक वाले राम के पास आएंगे, बेटा बोल कि बेटा पैसा भर, तेरी पार्टनरशिप फर्म है ना, इसका पैसा तेरे को भरना पड़ेगा, क्योंकि एज अ पार्टनर यू हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि आपको शाम के रॉन्ग डूइंग की भी जो भरपाई है वो आपको करनी पड़ेगी। चाहे आप कंपनी को बेच के करो, चाहे कंपनी के एसेट बेच के करो, चाहे कंपनी के आप जो मर्जी करो, लेकिन आपको 5 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे। फिर आप केस करोगे, कंपनी वाले आप पे केस करेंगे, आपकी कंपनी पे केस करेंगे, बैंक वाले आप पे केस करेंगे, फिर वो केस चलेगा, उसके बाद कोर्ट क्या ऑर्डर देगा वो अलग बात है, लेकिन आपकी लायबिलिटी यहां पर अनलिमिटेड है। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट पार्टनरशिप के अंदर यही है कि पार्टनर की भी लायबिलिटी दूसरे पार्टनर को लेकर भी अनलिमिटेड हो जाती है, जबकि लॉजिकली होनी तो लिमिटेड चाहिए ना, होनी तो लिमिटेड चाहिए। इसको समझेंगे हम एलएलपी के अंदर कि एलएलपी का कॉन्सेप्ट मार्केट में क्यों आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। एडवांटेज क्या है? इजी फॉर्मेशन, इजीली पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। एक एग्रीमेंट साइन करना है, पार्टनरशिप फर्म हो गई, ठप्पा लगा, साइन की, छुट्टी। नेक्स्ट, लार्ज रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करता तो जितने मेरे पास पैसे हैं उतने पैसे लगते। 10 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, 10 लोग पैसा लगाएंगे, रिसोर्सेज बढ़ गए। 10 लोगों ने लगाया ना पैसा तो रिसोर्सेज बढ़ गए, दिमाग बढ़ गया, ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ा, ह्यूमन कैपिटल बढ़ी। फाइनेंशियल कैपिटल तो बढ़ी लेकिन ह्यूमन कैपिटल भी बढ़ी। 10 लोग दिमाग लगाएंगे बिजनेस में, 10 लोगों का आइडिया आएगा, 10 लोग और 10 लोगों से बात कर आएंगे, आइडिया इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे, यानी कि रिसोर्सेज बढ़ गए। शेयरिंग रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सारा रिस्क, सारा लॉस, सारा प्रॉफिट एक बंदे का था।
यहां पर लॉसेस, रिस्क, अनसर्टेनिटीज पार्टनर्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे कि ठीक है भाई, अगर कोई भगवान ना करे आगे जाके अगर कोई बिजनेस डूब जाता है तो 10 लोगों का बराबर नुकसान होगा, किसी एक पे सारा जोर नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स, 10 लोग पार्टनर हैं और 10 लोगों के स्किल्स अलग अलग होंगे। कोई इंसान मार्केटिंग में अच्छा है, कोई इंसान कंप्यूटर कोडिंग में अच्छा है, कोई इंसान प्रोडक्शन में अच्छा है, कोई इंसान कस्टमर से बात करने में अच्छा है, कोई इंसान कम्युनिकेशन में अच्छा है, कोई इंसान ट्रैवल करने में अच्छा है। अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग स्किल से आएंगे और उस स्किल सेट को मिक्स करके एक लाजवाब बिजनेस तैयार होगा। अगर सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो उस बिजनेस को आप कितना भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन जहां पर पैसा देख के इंसान की फितरत सामने आई, जहां पैसा देख के दूसरे पार्टनर की लालच बढ़ी, वहीं पर बिजनेस खत्म। अब देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, दूसरे पार्टनर की गलती बाकी पार्टनर्स को भरनी पड़ेगी। दिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर एक पार्टनर 20 करोड़ रुपए का लोन लेके भाग गया तो बाकी लोगों को कंपनी में से उस पैसे को भरना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म है, देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी सिर्फ आपकी पूरी कंपनी की है, तो इसीलिए अलग अलग हर पार्टनर की इंडिविजुअली ऑडिट कराना चाहिए साल के बाद, कि सबकी लायबिलिटी, सबका प्रॉफिट, सबकी एसेट की एक ऑडिट करा लो, पता लग जाए कोई पागल तो नहीं बना रहा, सब लोग सही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। एक मीटिंग हो जाए बैठ के, सबकी फाइल शेयर कर लो, देख लो, छुट्टी। सेकंड, डिसएग्रीमेंट एंड फ्रिक्शन अमंग पार्टनर्स। जब 10 लोग 10 स्किल्स लेकर आते हैं तो 10 लोग 10 ओपिनियंस भी लेकर आएंगे। जब अलग अलग ओपिनियंस हैं तो डेफिनेटली वहां पर डिसीजन को लेने में डिफिकल्टी आएगी, डिसएग्रीमेंट होंगे, पार्टनर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होगा कि पार्टनर को लगेगा कि यार ये तू सही नहीं बोल रहा, यार तू सही नहीं बोल रहा, तू सही नहीं बोल रहा, तू सही नहीं बोल रहा, तो आपस में लड़ाई हो जाएगी। ऐसे कई केस देखने को मिले हैं पहले हिस्ट्री में कि लोग एक दूसरे का खून भी कर देते हैं, लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, किस लिए? सिर्फ एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट पे। ये डिसएग्रीमेंट ना दुनिया में बहुत चीजें खराब कर देता है। जैसे एक फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया और उनका बेटे ने बिजनेस को ज्वाइन किया। 5 साल में बेटे ने बिजनेस को समझा और बोला कि पापा आप ये काम गलत कर रहे हो। फादर ने बोला कि बेटे इस बिजनेस को मैंने खड़ा किया है, तू समझाएगा मुझे बिजनेस कैसे चलाते हैं, तू बताएगा मुझे, अभी तुझे मसा 5 साल हुए हैं, तू समझाएगा मुझे बिजनेस कैसे चलाते हैं। तो वहां पर बेटा एक बार सुनेगा, बेटा 2 बार सुनेगा, लेकिन 3-4 बार बाद अगर ऐसी बात हो जाएगी ना सेम, तो वहां पर दोनों में डिसएग्रीमेंट, फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेंगे, डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, वहां पर बिजनेस डूब जाएगा। सेम पार्टनरशिप में ये बातें होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप एक दूसरे से ब्लड रिलेशन में कनेक्टेड नहीं हो, आपको एक दूसरे की शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, आप प्योरली बिजनेस कर रहे हो। और बिजनेस के टाइम पे व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉफिट ओनली, वहां पर डिसएग्रीमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट देयर ओन प्रॉफिट। सब लोगों का इंटरेस्ट एक है, लेकिन क्यों है सब बिजनेस में? सब अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो डिसएग्रीमेंट आने के चांसेस, फ्रिक्शन के, डिस्प्यूट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ईच पार्टनर इज लायबल फॉर एक्शंस बाय अदर पार्टनर, सिंपल अनलिमिटेड लायबिलिटी। देयर इज अ कैप ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, इसको हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल एंड में, जब हम थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटर देखेंगे। तो देयर इज अ कैप ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन पार्टनरशिप। तो हमने समझ लिया पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर क्या होते हैं, पार्टनरशिप के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो आपने, आई एम श्योर कि आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। हमने एक बात करी अभी कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है कि भाई एक पार्टनर ने अगर 20 करोड़ का लोन लिया और 20 करोड़ का लोन लेके करो भाग गया, फ्यूजिटिव हो गया, तो बाकी पार्टनर उस 20 करोड़ के लोन के लिए लायबल हो जाएंगे, उनको कंपनी में से उस 20 करोड़ के लोन को फुलफिल करना पड़ेगा। यार लोगों ने बोला कि सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है, अगर एक इंसान गलत काम कर रहा है तो बाकी पार्टनर क्यों भरेंगे उसको? तो एक नया स्टार्ट किया गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या बोला गया कि भाई अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई रॉन्ग डूइंग, कोई गलत काम करता है, तो बाकी पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं होंगे, बाकी पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं होंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक अलग एंटिटी बना दिया कि आप एलएलपी भी फॉर्म कर सकते हो। एलएलपी की अपनी एक एज होगी,
एलएलपी को आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। एलएलपी का अपना एक टर्म होगा, अपना एक टाइम होगा, अपनी उसकी लायबिलिटी होंगी, अपने उसके फीचर्स होंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लास्ट कुछ टाइम में ना एलएलपी काफी ज्यादा देखने को मिली है कि लोग चाहते हैं कि भाई एलएलपी करा लो, कि भाई जो अगर कोई एक पार्टनर गलत काम कर रहा है तो उसका भुगतान हमें नहीं करना, बाकी पार्टनर को ना करना पड़े। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात भी है। तो समझते हैं कि भाई एलएलपी क्या होता है। ये हमारा प्यारा सा भाई एकदम बढ़िया हेयर स्टाइल लेके चश्मा चुश्मा पहन के सोच रहा है कि एलएलपी क्या होती है। तो आज के लेक्चर के बाद समझ इसको भी आ जाएगा एलएलपी क्या होती है। तो एलएलपी is a legal entity and is liable to full extent of its assets, but the liability of a partner is limited to their contribution in the LLP. In LLP, one partner will not be liable for the wrongdoing of another partner. The partner will be held responsible only for his own actions. बहुत ही बढ़िया पॉइंट है सेकंड वाला। अगर मुझसे पूछे कि भाई पार्टनरशिप में और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, बहुत सिंपल डिफरेंस है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। पार्टनरशिप के अंदर अगर एक इंसान एक फाइनेंशियल फ्रॉड करके भाग जाता है तो उस फाइनेंशियल फ्रॉड की लायबिलिटी बाकी पार्टनर्स पे, पूरी कंपनी पे आ जाती है, पूरे बिजनेस पे आ जाती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अगर एक पर्सन कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करके भाग जाता है तो वो लायबिलिटी दूसरे पार्टनर्स पे नहीं आई, क्योंकि इट इज हिज पर्सनल रॉन्ग डूइंग। उसने पर्सनली लोन लिया। देखो अगर कंपनी के नाम पे लोन लेगा तो बाकी पार्टनर भी साइन करेंगे, उन सबको पता होगा। लेकिन उसने अगर पर्सनल लोन लिया है तो पर्सनल लोन का बाकी पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। उसकी जो पर्सनल एसेट है उसको बेचो, उसको आग लगाओ, उसकी पर्सनल गाड़ी ले लो, उसका पर्सनल घर ले लो, लेकिन आप कंपनी के एसेट्स को टच नहीं कर सकते। कंपनी उसकी लायबिलिटी को फुलफिल नहीं करेगी। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट हैज टू बी मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009। एलएलपी एक्ट बनाया गया, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई गई। आपको इस एक्ट के अंदर अपने एलएलपी को रजिस्टर करना है। जैसे हमने यहां बात करी पार्टनरशिप के लिए कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर करी जाती है। सेम यहां पर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009 के अंदर रजिस्टर करी जाती है और मैंडेटरी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एलएलपी नहीं माना जाएगा। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सिंपल। मुझे लगता है इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे की पॉइंट, कुछ की पॉइंट समझेंगे हम। यहां पर एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। The Ministry of Corporate Affairs is the apex body of regulation of the company form of business organization in India, oversees the governance of LLP2। एक कंपनी के लिए, एक कंपनी की रेगुलेशन, कंपनी की पॉलिसीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रेगुलेटरी बॉडी है। जितनी भी कंपनियां इंडिया में चल रही हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रेगुलेटरी बॉडी है। एलएलपी के लिए भी रेगुलेटरी, अगर बॉडी ऐसे पूछे कि एलएलपी के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन सा, आपका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द एलएलपी आल्सो। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर अ कंपनी एज वेल एज द एलएलपी। तो कंपनी इज वन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड एलएलपी इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और दोनों की रेगुलेटरी, दोनों को संभालना, दोनों की रेगुलेशन पॉलिसीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर करती है। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैज एन आइडेंटिटी, नेम एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर एज वेल एज लाइफ ऑफ इट्स ओन। मतलब पार्टनरशिप से इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। इसकी अपनी एक लीगल आइडेंटिटी होगी, एक डिजिटल सिग्नेचर भी होते हैं पार्टनर्स के जो आपके एलएलपी के अंदर होते हैं। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट एक एंटिटी है, उनका एक अपना नाम होगा एलएलपी का, अपना उसको एक नंबर दिया जाएगा, एलएलपी नंबर मिलेगा। पार्टनर्स के डिजिटल सिग्नेचर कराए जाएंगे, उनको डिजिटल एक सिग्नेचर मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपके कुछ की पॉइंट आपको याद रखने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर ऑफ एलएलपी। एलएलपी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी। बहुत सिंपल बात है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। एलएलपी एक कॉर्पोरेट बॉडी है। सेकंड, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यह बात ऑलरेडी कर चुकी है, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी
आपको एलएलपी को एक सेपरेट एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है। नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, यहां पर पार्टनर की लायबिलिटीज लिमिटेड है। एक दूसरे पार्टनर की रॉन्ग डूइंग, दूसरे पार्टनर के फाइनेंशियल फ्रॉड एक दूसरा पार्टनर फुलफिल नहीं करेगा, उसकी लायबिलिटी अपनी पर्सनल है, दूसरे पार्टनर की लायबिलिटी पर्सनल, लेकिन बिजनेस की लायबिलिटी दोनों की कलेक्टिव है। सो इफ वी टॉक अबाउट द बिजनेस, देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव लायबिलिटी, बट इफ वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल लायबिलिटीज आर लिमिटेड। पार्टनर की जो लायबिलिटी है दूसरे पार्टनर को लेकर दूसरा पार्टनर लायबल नहीं है, यानी कि मानो कि 3 पार्टनर है ए बी सी, तो सी की जो लायबिलिटी है उसके लिए ए लायबल नहीं है, ए की लायबिलिटी के लिए सी लायबल नहीं है। अपनी इंडिविजुअल लायबिलिटी के लिए वो दोनों इंडिविजुअली लायबल, लेकिन कंपनी की पार्टनरशिप एलएलपी की लायबिलिटी के लिए एक कलेक्टिव लायबिलिटी क्रिएट अपने आप हो जाती है। मैक्सिमम 2 एंड नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। एलएलपी के अंदर कम से कम 2 लोग चाहिए एलएलपी को फॉर्म करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम नंबर कितने भी हो सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट इज बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। एक पार्टनरशिप फर्म की तरह एलएलपी का भी बेसिक ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना। चाहे मैं कंपनी की बात करूं, चाहे मैं पार्टनरशिप की बात करूं, चाहे मैं एलएलपी की बात करूं, इनका सिंगल ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का काम भी पैसा कमाना ही है, एचयूएफ का भी जो ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, लेकिन एचयूएफ में कुछ आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, फैमिली वेलफेयर काफी चीजें दिख जाती हैं। लेकिन अगर मैं एलएलपी की एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, बिकॉज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एलएलपी ओनली, तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी इज द प्रॉफिट ओनली। कोई पार्टनर एक दूसरे की मदद करने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं। एलएलपी के अंदर अगर एलएलपी फॉर्म करेगी तो हर बिजनेस का सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, सब पार्टनर का एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग, सिंपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस की, दैट इज कंपनी। इस कंपनी का हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। आई नो इट्स बिट अ लॉन्गर लेक्चर एज कंपेयर टू अदर लेक्चर्स, लेकिन मैं चाहता था कि 3 पार्ट में बीसीके का चैप्टर 1 खत्म कर दिया जाए। तो कंपनी की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एज पर दी, मतलब जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं, इफ यू कंपेयर द पार्टनरशिप, इफ यू कंपेयर द एलएलपी, कंपनी इज ऑल्सो अ लीगल एंटिटी। इट इज फॉर्म्ड बाय group of individuals to engage in operate a business enterprise. A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business enterprise. बहुत सिंपल सी बात है। कुछ लोगों ने मिलके एक कंपनी फॉर्म करी, उस कंपनी को फॉर्म करके उन्होंने, अब जो कंपनी एक्ट है हमारा, उस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी फॉर्म होगी, कंपनी का एक नेम होगा, कंपनी का एक एड्रेस यानी कि रजिस्टर्ड ऑफर होगा, और कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन, एक नंबर मिलेगा, दैट इज कंपनी। एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको जो कंपनी एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक नाम मिलेगा कंपनी का, एक रजिस्टर्ड आपको ऑफिस बनाना पड़ेगा, हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस ही है, हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ये वाला है। उसके बाद आप जितने मर्जी ऑफिस खोलो, रजिस्टर्ड आपका ऑफिस होना बहुत जरूरी है। आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, जो आपका एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो आप मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए के साइट पे जब आप सर्च करोगे तो आपका नाम नंबर से आपकी कंपनी की डिटेल खुल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। कंपनी को हम मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 इज पब्लिक कंपनी, सेकंड इज प्राइवेट कंपनी, थर्ड इज 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी एक न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ कंपनी है, इसको हम एंड में बात करेंगे और उसका हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का ना बहुत सिंपल मतलब है, मानो कि मैंने 10 साल पहले एक कंपनी स्टार्ट करी, मानो कि मैंने 10 साल पहले एक कंपनी स्टार्ट करी, 10 साल मैंने बिजनेस चलाया, और 10 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू लॉन्च आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब मैंने पूरी कंपनी के शेयर्स बेच रहा हूं, जिसने खरीदना खरीद लो, दैट इज पब्लिक कंपनी। यानी कि उस कंपनी में किसी सिंगल पर्सन का ओनरशिप नहीं है, पब्लिक की ओनरशिप है। मानो एक कंपनी ने हमने 100 शेयर निकाले कि हमारा एक शेयर 10,000 रुपए का, हम टोटल 100 शेयर निकाल रहे हैं, हमारी पूरी कंपनी की ये वैल्यू है। 100 शेयर को 10 लोगों ने खरीद लिया, तो उस कंपनी के ओनर 10 लोग हैं, क्योंकि 10 लोग उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं। दिस इज द पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी। एज द नेम सेज, द प्राइवेट कंपनी इज हेल्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे कि रिलायंस जियो, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। बहुत सारी कंपनी आपको दिख जाएंगी जो प्राइवेटली ओन्ड है, कोई लिमिट ही नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज
आपको यूएसए में, यूके में, इंडिया में देखेंगे जो प्राइवेटली ओन्ड है, जिनकी आईपीओ नहीं है, जो आपको प्राइवेटली उनको कंपनी या शेयर होल्डर कुछ लोग मिलकर आपस में ओन करते हैं, उनको उन्होंने उनकी आईपीओ, उनके शेयर उन्होंने नहीं इशू करे हैं। जब तक कंपनी के शेयर इशू नहीं होंगे तब तक वो प्राइवेट कंपनी है। जैसे ही कंपनी के शेयर इशू मार्केट में हो जाएंगे वो एक पब्लिक कंपनी है। सिंपल सी बात है। जैसे आप सोचो फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट इज अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अभी तक अपने शेयर्स को मार्केट में एज अ आईपीओ लॉन्च नहीं किया है। बट इफ आई टॉक अबाउट जोमैटो, जोमैटो इज अ पब्लिक कंपनी राइट नाउ, क्योंकि जोमैटो ने अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो जोमैटो की शेयर्स जितने बढ़ेंगे, जितने शेयर्स कम होंगे, मतलब शेयर्स की वैल्यू, उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जोमैटो इज अ पब्लिक कंपनी बिकॉज दे हैव इशूड देयर शेयर्स, और उनकी कंपनी के शेयर कोई भी खरीद लेगा, और जो भी इंसान शेयर खरीदेगा ही विल बी द शेयर होल्डर एंड यू कैन से अ को ओनर ऑफ द कंपनी। बट इफ आई टॉक फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, तो मिंत्रा या फ्लिपकार्ट इज अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, उन्होंने अभी तक अपने आईपीओ, अपने शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं किया है। लास्ट इज 1% कंपनी, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पब्लिक कंपनी। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी दैट हैज सोल्ड ऑल or a portion of itself to the public via an initial public offering, that is IPO, meaning shareholders have a claim to part of the company's assets and profit। जब आप एक कंपनी को कंपनी के शेयर्स इशू करते हो, आपने ऑलमोस्ट, आई एम श्योर कि आपने 12th में अकाउंट में पढ़ा होगा, अभी भी आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ रहे हो कि भाई कैसे शेयर इशू होते हैं, है ना, एट पार जो सब कुछ चीजें चलती हैं। तो जब आप किसी कंपनी का शेयर इशू करते हो ना, एक इशू प्राइस है, जो प्राइस भी होता है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहां पे। तो अब बेसिकली आपने कंपनी को बेच दिया। मेरी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए की और मैंने उसके शेयर इशू कर दिया 100 करोड़ रुपए के, तो मैंने कंपनी को बेच दिया कि जिसने खरीदना खरीद लो। अब किसी ने 10% शेयर खरीद लिया मेरी कंपनी के, तो मेरी कंपनी का 10% शेयर होल्डर बन गया। यूजुअली क्या होता है, कंपनी के ओनर्स मेजर शेयर खरीद लेते हैं, मेजर शेयर अपने पास रखते हैं, कंपनी की ओनरशिप मैक्सिमम उनके पास रहे। लेकिन जो लोग बाकी लोग शेयर खरीद रहे हैं ना, वो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, कंपनी के को ओनर बन गए। उनका क्लेम है कंपनी के एसेट्स पे, कंपनी के प्रॉफिट पे, कि कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसका डिविडेंड, अपने प्रॉफिट की शेयरिंग अपने शेयर होल्डर के साथ करेगी। अब वो किस लेवल पे करती है, ये बातें बहुत डीप है, हमें सिंपल समझना है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। जब किसी कंपनी ने अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर दिया कि अब जो चाहे खरीद लो, और जो खरीद लेगा ही विल बी द शेयर होल्डर ऑफ आवर कंपनी, हमारे कंपनी के एसेट्स पे, कंपनी के प्रॉफिट पे आपका उतना हिस्सा है जितने हिस्से का आप शेयर खरीद रहे हो। दैट कंपनी नोन एज पब्लिक कंपनी। सिंपल। सेकंड, अ पब्लिक कंपनी is strictly regulated and is required to publish its true financial health to its shareholders। देखो, अब जब आपने अपनी कंपनी को शेयर को आपने इशू कर दिया, अब रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से आपको रेगुलेट किया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ एवरी ईयर एनुअली अपने शेयर होल्डर को दिखानी पड़ेगी। आप बैलेंस शीट दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओगे, सब चीज आप दिखाओगे कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, ये सब आप फाइनेंशियल हेल्थ दिखाओगे। जितनी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ आप दिखाओगे उतनी आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, उतनी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी कंपनी के शेयर्स में लोगों की एक बोलो कि ट्रस्ट बढ़ेगा। जितना ट्रस्ट बढ़ेगा, जितना गुडविल बढ़ेगा, उतनी आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, जितनी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी उतनी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज द पब्लिक कंपनी फॉर यू। पब्लिक कंपनी का यही मतलब है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, private company is owned by either a small number of shareholders, company members, or a non-governmental organization, and it does not offer its stock for the sale to general public। अब private company is held by a single individual or can be held by multiple individuals। मानो हम 4 लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी और हमने कुछ टाइम बाद उसको एक कंपनी में रजिस्टर कर दिया, कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, हमारी कंपनी बन गई है लेकिन एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है। प्राइवेटली हेल्ड कंपनी में कंपनी के शेयर होल्डर्स के अपने इंडिविजुअल शेयर होल्डर हो सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक को हमने अपने स्टॉक्स इशू नहीं करे। 10 लोग हैं, मानो 10 लोग कंपनी के शेयर होल्डर हैं, 10 लोगों के पास
कंपनी का कुछ कुछ हिस्सा, 10 पार्टनर है कंपनी के अंदर, तो कंपनी कुछ कुछ हिस्सा लोगों के पास है, लेकिन पब्लिक कंपनी क्यों नहीं? क्योंकि इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जब तक कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू नहीं करते तब तक वो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है। जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में जनरल पब्लिक के लिए इशू कर देगी तब बन जाएगी पब्लिक कंपनी। उससे पहले वो एक प्राइवेट कंपनी है। मानो फ्लिपकार्ट के अंदर दो भाई हैं, बंसल्स ब्रदर्स एग्जांपल लेते हैं, और बाकी लोग भी होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी, जो उसमें काम कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने अपने शेयर्स बांटे भी होंगे। तो उन्होंने शेयर्स तो डिवाइड किए हैं, कंपनी के मल्टीपल ओनर्स तो हैं, कंपनी के मल्टीपल शेयर होल्डर्स तो हैं, लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी है क्योंकि उन्होंने अपने इशू शेयर्स को जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं किया। सो दिस इज द प्राइवेट कंपनी, दिस इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी इज ओन्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और अ कंपनी मेंबर्स और बाय अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट डज नॉट ऑफर इट स्टॉक्स फॉर सेल टू जनरल पब्लिक, यानी पब्लिक उसके स्टॉक्स, उसका शेयर नहीं खरीद सकती। जो कंपनी के मेंबर हैं, शेयर होल्डर हैं, वही डिसाइड करेंगे किसे कितना पार्ट बेचना है। सिंपल बात है। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेड इट्स स्टॉक इज ऑफर्ड, ओन्ड और एक्सचेंज्ड प्राइवेटली अमंग अ स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और इवन हेल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी सिर्फ किसी एक इंसान की हो, ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी के 10 लोग हिस्सेदार हो, ऐसा भी हो सकता है। 10 के बाद 11 हो जाए, 12 हो जाए, 8 हो जाए, 6 हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए। ये वो लोग एक बंद कमरे के अंदर बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन कंपनी के स्टॉक को ओन करेगा, कौन कंपनी के स्टॉक को एक्सचेंज कर सकता है, किस प्राइस पे एक्सचेंज होगा, किस प्राइस पे ऑफर होगा। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए वो अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि वो शेयर इशू नहीं कर रहे, सिर्फ स्टॉक को, अपनी कंपनी की होल्डिंग को डिवाइड कर रहे हैं लोगों के अंदर। सो ये प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड अ प्राइवेट कंपनी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये टेबल आपके लिए बनाई और आई एम श्योर कि आपको बहुत इजीली समझ आएगी, इसमें बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपके सामने कुछ बेसिस दिए गए हैं कि इन बेसिस पे ये कुछ आपके डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट में बात करूं मेंबर्स, मेंबर मिनिमम और मैक्सिमम बात करेंगे हम। तो इन अ पब्लिक कंपनी देयर आर मिनिमम 7 मेंबर्स। पब्लिक कंपनी कौन से? जो अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर रही है। प्राइवेट कंपनी देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। 2 मेंबर से कम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती, है ना। 2 लोग होंगे तो प्राइवेटली वो हेल्ड करेंगे कंपनी को, मतलब कम से कम 2 लोग होंगे तो प्राइवेट कंपनी बन सकती है। उसके बाद नो लिमिट, मैक्सिमम पब्लिक कंपनी के अंदर कोई लिमिट नहीं है। देखो अब आप बोलोगे सर आपने बोला कि एक इंडिविजुअल कंपनी हेल्ड कर सकता है, इसकी बात मैं करूंगा 1% कंपनी में। लेकिन अभी अगर बात करो प्राइवेट कंपनी के बारे में, जो प्राइवेट कंपनी के रूल्स रेगुलेशन है, तो 2 लोग कम से कम चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। मैक्सिमम कितने चाहिए? 200 लोग। 200 लोग से ऊपर प्राइवेट कंपनी में लोग नहीं हो सकते। 200 लोग से ऊपर प्राइवेट कंपनी के अंदर लोग नहीं हो सकते। फिर अगर बात करो पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कितने लोग होंगे उसकी लिमिट हो ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने शेयर इशू कर दिए। अब शेयर कितने भी लोग खरीद सकते हैं, 100 खरीदे, 200 खरीदे, 1 लाख लोग खरीदे, 10 लाख लोग खरीद सकते हैं। मतलब पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? देयर इज नो लिमिट, बट इन अ प्राइवेट कंपनी द मैक्सिमम लिमिट इज 200 मेंबर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर्स। शेयर कहां पे मिलेंगे भाई? प्राइवेट पब्लिक कंपनी के स्टॉक मार्केट में। अब शेयर इशू कहां होते हैं? स्टॉक मार्केट में होते हैं। तो स्टॉक मार्केट से आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स को खरीद के उस पब्लिक कंपनी के ओनर शेयर होल्डर बन सकते हो। बट इफ यू वांट टू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो आपको प्राइवेटली जाके उनके शेयर्स को परचेज करना पड़ेगा उनके मेंबर्स से। अगर आपकी डील बन जाए तो डील बन जाएगी, नहीं बनेगी तो भाई नहीं बनेगी, लेकिन वो प्राइवेटली ओन्ड होंगे। उसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी अपनी मर्जी होगी भाई, जो आपकी अपनी मर्जी है कि जैसे मर्जी खरीदो जैसे मर्जी बेच लो। इसमें आपको कोई भी पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर क्या मेंबर और डायरेक्टर अलग अलग है? नहीं, मेंबर भी, जो 2 मेंबर है वो 2 डायरेक्टर भी हो सकते हैं। जरूरत नहीं है कि 2 मेंबर बनाओ 2 डायरेक्टर, तो 4 लोग हो गए, ऐसा नहीं है। जो 2 मेंबर है वही 2 डायरेक्टर भी हो सकते हैं। फॉर्मेलिटीज पब्लिक कंपनी में बहुत ज्यादा है भाई, स्टॉक इशू करने हैं, शेयर इशू करना है, बहुत फॉर्मेलिटीज है, बहुत कुछ करना पड़ता है। एक प्रॉपर फाइनेंशियल
एक कंपनी हायर करनी पड़ती है, कंसल्टिंग कंपनी हायर करनी पड़ती है, पूरी एक वैल्यू बनती है पूरे बिजनेस की, उसके अकॉर्डिंग शेयर इशू होते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, डिविडेंड को भी शेयर होल्डर में डिवाइड करना, प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पर वहीं पर अगर बात करो प्राइवेट कंपनी की, तो फॉर्मेलिटीज एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी बहुत कम है, कुछ पेपर वर्क है, बहुत सिंपल चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फंडिंग, पब्लिक कंपनी की फंडिंग की नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट फॉर द फंडिंग। क्यों भाई, स्टॉक इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए, 1000 लोग खरीद सकते हैं, 1 लाख लोग खरीद सकते हैं, 10 लाख लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी में, तो भाई सोर्सेज बढ़ गए ना, लिमिट अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं पब्लिक कंपनी में फंडिंग के, लेकिन प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ 2-4 इन्वेस्टर्स हैं, 2-4 कंपनी मेंबर हैं, वही आपस में मिलकर पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और ऐश करेंगे। ये डिफरेंस हुआ पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को रट लेना, इस टेबल को रट लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम ये पॉइंट गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज, लास्ट हमारा पॉइंट है 1% कंपनी की। 1% कंपनी क्या होती है? ये हमारा अकेला भाई है, ये कह रहा है कि भाई मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, मैं 1% कंपनी खोलूंगा। कंपनी खोलने के फायदे बहुत है, आपको लोन इजीली मिलता है, आपकी जो बाकी मार्केट में आपकी जो एक गुडविल है ना, वैल्यू बढ़ जाती है कंपनी खोलने से। तो अ न्यू कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज 1% कंपनी ओपीसी। अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 से पहले की बात करूं, तो एक कंपनी को खोलने के लिए, प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर या फिर 2 मेंबर चाहिए, यानी कि 2 डायरेक्टर 2 मेंबर चाहिए थे। पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर चाहिए थे। लेकिन अब 2013 के कंपनी एक्ट के बाद एक नया रूल लाया गया कि एक अकेला इंसान भी एक कंपनी खोल सकता है, कंपनी फॉर्म कर सकता है। सेकंड आपका पॉइंट यही बोलता है कि इन अ प्राइवेट कंपनी अ मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर एंड 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, वेयर इन अ पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर एंड 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। 2013 से पहले की बात है कि आप 2 लोगों से कम पे कंपनी नहीं खोलते, लेकिन राइट नाउ एक अकेला इंसान भी 2013 के बाद एक अकेला इंसान 1% कंपनी खोल सकता है। तो 1% कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 a single person could not establish a company। यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट आया, उससे पहले सिंगल पर्सन एक कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन अब आफ्टर द अमेंडमेंट इन द कंपनीज एक्ट 2013 आप एक अकेला इंसान, एक इंडिविजुअल, यानी कि एक मैं, एक आप, ये हमारा भाई जिसने ऑरेंज कलर की पैंट पहनी हुई है, ये हमारा भाई जिसने ऑरेंज कलर की पैंट पहनी हुई है, ये भाई अकेला आदमी जाके अपनी कंपनी फॉर्म कर सकता है अगर ये चाहता है तो। भाई अगर चाहता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोल ले, जो तेरा मन करे कर ले। पहले सिर्फ क्या ऑप्शन हुआ? सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन अब आपके पास एक कंपनी स्टार्ट करने का भी ऑप्शन है, आप एक कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसे बोलेंगे हम 1% कंपनी। उसके बाद हो सकता है कि आप उसके अंदर एक मेंबर और जोड़ लो, 2 जोड़ लो, 4 बोल्ड जोड़ लो, अपनी इन्वेस्टमेंट और ले आओ, आप कुछ भी करते हो, लेकिन वहां पर आप 1% कंपनी 2013 से पहले फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अब आप 1% कंपनी फॉर्म कर सकते हो। तो इसके साथ हम कुछ पॉइंट और पढ़ेंगे। एज पर सेक्शन 262 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद जस्ट 1 डायरेक्टर एंड 1 मेंबर। यानी कि आप एक मेंबर और एक डायरेक्टर से आप एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, और एक मेंबर और एक डायरेक्टर कैन बी द सेम पर्सन। आपको 2 लोग नहीं चाहिए ना, अब बोलोगे एक डायरेक्टर और एक मेंबर चाहिए, सर बोलोगे सर 2 लोग हो गए तो, लेकिन एक मेंबर चाहिए और वही मेंबर डायरेक्टर भी हो सकता है। तो आप खुद डायरेक्टर बनके एक कंपनी स्टार्ट कर लो, वो दैट वुड बी नोन एज 1% कंपनी। यानी कि एक इंसान चाहिए कंपनी खोलने के लिए, वही मेंबर होगा और वही डायरेक्टर होगा। दैट डायरेक्टर इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी एंड दैट मेंबर इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दोनों एक ही इंसान है। यानी कि राम ने कंपनी स्टार्ट करी तो राम ही उस कंपनी का एक मेंबर है, हु इज द होली सोली ओनर ऑफ दैट कंपनी एंड ही इज द होली सोली डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ कंपनी विद अ सिंगल मेंबर एंड 1 डायरेक्टर। द डायरेक्टर, पढ़ लो आराम से पढ़ लो यहां पर, द डायरेक्टर एंड मेंबर कैन बी द सेम पर्सन। द मेंबर एंड डायरेक्टर कैन बी द सेम पर्सन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो भी पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं ना,
आपके ICAI के स्टडी मटेरियल से पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप यही पॉइंट सारे पढ़ लोगे ना, जो पीपीटी के अंदर मेरा आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप यही सारा टेक्स्ट पढ़ लोगे ना फटाफट, तो भी आपकी पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो वीडियो देख लो, बुक पढ़नी है बुक पढ़ लो, मेरी पीपीटी पढ़नी है पीपीटी पढ़ लो, जो मन करे पढ़ लो, जो नोट्स पढ़ने वो पढ़ लो, आपका चैप्टर कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। आपके चैप्टर में से एक पॉइंट नहीं छूटेगा। इसी के साथ साथ हमारा आज का ये लेक्चर, आज की हमारी क्लास और हमारी आज की ये बातें यहीं पर खत्म होते हैं। अगर आपको हमारी स्पेशल क्लासेस देखनी है, अगर आप चाहते हो कि आप हमारी स्पेशल क्लासेस देखो, तो आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अनअकैडमी की ऐप पे आपके लिए बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं। जो क्लासेस आपकी अनलॉक नहीं है, आप उसको मेरा कोड साहिल M डालकर उसको अनलॉक कर सकते हो। मेरे कोड से अगर आपने कोई कोर्स परचेज करना हो तो आप मेरा कोड डालकर कोर्स को परचेज भी कर सकते हो, आपको सूटेबल डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको मेरा कोड डाल के कुछ क्लासेस अनलॉक होके आपका कुछ भला होता है, तो मेरे लिए उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। और आपके लिए थॉट ऑफ द डे जैसे हमेशा मैं लेकर आता हूं, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। और आपके लिए तो बहुत जरूरी है, CA फाउंडेशन में जो पढ़ाई कर रहे हो ना, वो आपकी आने वाले टाइम पे भी इंटर में, फाइनल में, हर जगह काम आएगी। क्यों भाई? क्या फाइनेंसिस की बात हम इंटर में नहीं करेंगे? क्या इकोनॉमिक्स की बात हम इंटर में नहीं करेंगे? आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, क्या अकाउंट्स की बात इंटर में नहीं होगी? सब बातें होंगी। तो यह बात ध्यान रखो, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आप आज सीख रहे हो, जो आप आज पढ़ रहे हो, उस नॉलेज को आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो आपकी नॉलेज अपनी नॉलेज है। दिस इज योर रियल एसेट्स। जितने मर्जी पैसे कमा लो, हो सकता है कि सारे पैसे एकदम खत्म हो जाए, लेकिन आपकी नॉलेज कभी खत्म नहीं होगी। और इस चीज के लिए आपको एक काम करना है कि आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और अपने एम्बिशन को, जो आप CA बनना चाहते हो, उसके लिए डट कर मेहनत करनी है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और अगर आप चाहते हो कि हमारे हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिले, तो हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।